डॉक्टर मोहन सिन्हा मेहता स्मृति व्याख्यान 2026 के आज के मुख्य वक्ता पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभ्यता, समीक्षा, संघर्ष और संवाद विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। व्याख्यान के अंत में प्रश्नोत्तर का सत्र रखा गया है। पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आयोजकों का, खास करके अपने मित्र अजय का, नीलिमा जी का आभारी हूं कि मुझे यहां आने का अवसर मिला। आमतौर से किसी भी व्याख्यान के पहले यही कहा जाता है, मैं भी कहता हूं, कोई नई बात नहीं कही। ठीक वैसे ही जैसे कहा जाता है कि इन्हें परिचय देने की जरूरत नहीं है, फिर पूरा परिचय दिया जाता है। गनीमत है कि आज ये नहीं कहा गया कि परिचय देने की जरूरत नहीं है, तो परिचय दिया गया, अच्छा लगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सच इसलिए है कि मेरी उम्र 70 साल हो गई। भारत के आजाद होने के कोई 8 बरस बाद मेरा जन्म हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि 60 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे लगता है कि पिछले 15-20 साल में ऐसा तो कुछ जरूर हुआ है कि अब कभी कभी मुझे लगने लगता है कि गांधी, नेहरू, टैगोर, ये सब लोग वास्तव में हुए थे इसी देश में, या ये केवल किंवदंतियां हैं। कभी कभी सचमुच विश्वास नहीं होता कि इस देश में कभी जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर हुआ करते थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे। यकीन नहीं होता, कई बार विश्वास नहीं होता। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सागर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, विश्व भारती, आज हम लोगों के लिए सिवाय यूनिवर्सिटी के कुछ नहीं है। वहां भी वही सब होता है जो दूसरी किसी भी यूनिवर्सिटी में होता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि ये यूनिवर्सिटीज उन लोगों का सपना थी और एक व्यापक बृहत्तर भारतीय सपने का हिस्सा था। They were individual dreams as well as part and parcel of the national dream called India. भारत नामक सपने का यह हिस्सा थी। यह संस्था, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुना था, जाना था, मोहन सिंह जी के बारे में, जगत मेहता जी के बारे में, अन्य लोगों के बारे में। लेकिन जब मैंने अपने एक दो दोस्तों को बताया कि भाई मुझे इस बार वहाँ मोहन सिंह मेहता व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया है, तो उन लोगों का जो उससे यहाँ से जुड़े रहे हैं, इन संस्थाओं से, इनकी गतिविधियों से, उनकी प्रतिक्रियाएं देख करके मुझे लगा कि वाकई कुछ अलग मामला है। और अभी जब मैं यहाँ देख रहा था, और ये सब चीजें, अभी हम लोग विद्या मंदिर से होते हुए आए हैं यहाँ तक, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ अजय कि ऐसे किंवदंती व्यक्तित्व, ऐसे किंवदंती पुरुष की स्मृति में स्थापित ये व्याख्यान देने का अवसर आपने मुझे दिया। और मैंने विषय यही सोचकर तय किया है, विषय मुझे तय करने की छूट दी गई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि कभी कभी लगता है कि जैसे ये लोग वास्तव में हुए या नहीं। मुझे लगता है कि जैसे सचमुच हम इस समय सभ्यता की पुनर्परिभाषा, सभ्यता के संकट से गुजर रहे हैं, जिसका एक बहुत मोटा रूप आप देख सकते हैं, बहुत ही मोटा। सभ्यता के बाकी सब अर्थ अपनी जगह, लेकिन सभ्यता का एक अर्थ जो बहुत सिंपल है, शिष्टाचार, अखलाक, आदाब। मैंने तो अपने घर में टेलीविजन हटा के फेंक दिया है, और आप में से जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों की जुबान बिगड़ने से बचाना चाहते या उन्हें बदतमीज और बेअदब होने से बचाना चाहते, और मेरी उम्र के जो लोग अपने बीपी पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, उन्हें मेरी बहुत सिंसियर एडवाइस है कि टीवी समाचारों से पूरी तरह मुक्त हो जाए। बाकायदा मां बहन की गालियां होती हैं, हाथापाई होती है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जबकि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी पब्लिकली एफ वर्ड का इस्तेमाल करता है। हमारे देश का गृह मंत्री लोकसभा में साला शब्द का इस्तेमाल करता है। हम अद्भुत समय में जी। तो बहुत मोटे तौर पर भी देखें तो ऐसा लगता है, या तो आप इसे संकट कहिए, या जैसा कहा जाता है कि जब भी बदलाव आता है
तो जिन लोगों को पुराने की आदत है उनको नया जो है अटपटा लगता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। हमारे पिताओं को हम लोग बदतमीज लगते थे, हमें हमारे बच्चे लगते हैं, उनको उनके बच्चे समझेंगे कि बदतमीज हैं, मतलब पिछड़े हैं, और उन्हें बच्चों को बदतमीज समझा जाएगा। अगर बात केवल इतनी होती तो कोई खास चिंता की बात नहीं होती, लेकिन बात इतनी है, सभ्यता की समस्या इस समय गंभीर है। और एक बात और आप ध्यान दें कि आजकल बहुत सारे लोग सिविलाइजेशनल एंटिटीज की बात करने लगे हैं। राष्ट्र की जगह, पॉलिटिकल नेशन की जगह सिविलाइजेशनल नेशन की बात होने लगी है। तो मामला केवल सभ्यता के उस अर्थ तक सीमित नहीं है जिसका मैंने जिक्र किया, सिविलिटी या सिविल, थोड़ा जटिल और गंभीर है। मैं थोड़ा सा, अगर आप लोगों को थोड़ी असुविधा हो सकती है कि ये व्याख्यान आपको लग सकता है कि मैं बहुत व्यवस्थित ढंग से नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि इसमें मुझे कागज पर लिए गए अपने नोट्स और अपने आप को अपडेट करने के चक्कर में मैं इसका भी इस्तेमाल करने लगा हूं। तो मैं दोनों जगह लिए गए नोट्स का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि भाई ये जरूरी होता है ना कि नई पीढ़ी को ये ना लगे कि मतलब बिल्कुल ही बुढ़ाऊ है। तो थोड़ा सा जरूरी होता है कि इन सब चीजों का भी इस्तेमाल करना सीख लिया जाए। मनोहर स्वयं जोशी हिंदी के एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक या थे, गुजर गए। उनका एक उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा, 1982 में प्रकाशित हुआ था। उस उपन्यास के आरंभ में जोशी जी ने ऋत्विक घटक, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, जीनियस, उनका एक कथन उद्धृत किया है, और वो कथन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ऋत्विक घटक का कथन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। पता नहीं क्यों ऐसी प्रतीति होती है कि आधुनिक सभ्यता एक अबोध बच्ची है जिसका चंडिका की मिथक आदि छवि से हठात सामना हो गया है। समूची सभ्यता का भविष्य और अस्तित्व इसी भयंकर साक्षात के परिणाम पर निर्भर है। अपनी इस बात को ब्यौरेवार समझा सकना मेरे लिए कठिन होगा। चंडिका की आद्य छवि, चंडिका यानी प्रकृति की विध्वंसकारिणी शक्ति, उसी प्रकृति की जिसकी कल्याणकारिणी शक्ति भी हम जानते हैं और उसको भी हम देवी ही मानते हैं, लेकिन चंडिका यानी विध्वंसकारिणी शक्ति। ऋत्विक घटक के रूपक को अगर खोलें, उसको समझने की कोशिश करें, तो मनुष्य की प्रकृति, ये इतिहास हमें दिखाता है कि मनुष्य की प्रकृति में निर्माण और विध्वंस दोनों बद्ध मूल है। मनुष्य की प्रकृति में एक तरफ सहयोग है, सहकार है, दूसरी तरफ प्रतियोगिता है, हिंसा करने की कोशिश है, दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश है, दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की भी। दोनों चीजें मनुष्य की प्रकृति। आधुनिक सभ्यता के बारे में ऋत्विक घटक को लगता है कि ये विध्वंसकारिणी शक्ति के साथ इसका साक्षात हो गया है। मुझे लगता है कि वास्तविकता यह है कि ये सभ्यता, आधुनिक सभ्यता यानी औद्योगिक सभ्यता, स्वयं अपनी विध्वंसकारिणी शक्ति को हैंडल नहीं कर पा रही। इन्हें आपने परमाणु बम बना लिया, अब आपकी सारी ताकत इसमें है कि न्यूक्लियर क्लब के सदस्यों की संख्या ना बढ़ते पाए, लेकिन न्यूक्लियर पावर को आप अनडू नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। आप नापाम बम बना लें, उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को अनडू करना लगभग असंभव। तो इस सभ्यता में जो विध्वंसकारिणी शक्ति रही है और बढ़ती जा रही है दिनों दिन, और जिसको हम आत्मसात भी करते जा रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि दिल्ली छोड़ के उदयपुर आ बसिए, दिल्ली में प्रदूषण बहुत अधिक है। बात सही भी है। दिल्ली में अगर आप रहते हैं और स्मोक नहीं भी करते हैं
तब भी केवल दिल्ली में रहने के कारण आप लगभग 20 सिगरेट रोजाना पी जाते हैं। इसलिए मैं तो सीधे सीधे सिगरेट ही पीता हूं, वरना गुनाह और बेलज्जत का क्या फायदा। फेफड़े बर्बाद भी हो रहे हैं, आप सिगरेट भी नहीं पी रहे, क्या फायदा उसका। तो गुनाह किया जाए तो लज्जत के साथ किया जाए। तो ये स्थिति है साहब। इस औद्योगिक सभ्यता की इस विध्वंसकारिणी शक्ति को बहुत से लोगों ने रियलाइज किया है। और जो मेरे शीर्षक का पहला पद है समीक्षा, आप याद करें कि स्वयं इस सभ्यता के भीतर से इसकी समीक्षाएं उत्पन्न हुई। आधुनिकता की कठोर आलोचनाएं आधुनिक युग के लोगों ने ही की। थॉरो, रस्किन, तोल्स्टॉय, और इन तीनों से प्रेरित और तीनों से कहीं अधिक आर्टिकुलेट, नाम लेने की जरूरत नहीं है, कम से कम अभी तक 10-5 साल बाद लेना पड़ सकता है। बच्चे उम्मीद, किसका नाम ले रहा हूं मैं बच्चों, किसकी ओर इशारा कर रहा हूं, आधुनिक सभ्यता के आलोचक के रूप में। छोड़ो यार, कोई बात नहीं, मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं। तो इस आधुनिकता की बहुत कठोर आलोचना हिंद स्वराज नाम की पुस्तक, हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये सारी आलोचनाएं गांधी जी समेत, हालांकि आगे चल के गांधी जी की राय में परिवर्तन आया, जो मैं थोड़ी चर्चा करूंगा इसकी अपने वक्तव्य के अंत में, इनमें से कोई भी आलोचना कितनी भी मार्मिक क्यों ना हो, व्यवहारिक नहीं, आप लौट नहीं सकते। अतीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो प्यारा लगे या दुश्वार लगे, उसे दोबारा नहीं जिया जा सकता। इट नेवर कम्स बैक। उसकी यादें रहती हैं, वो वापस नहीं आता, और वापस आता है तो कई बार बड़ी मनोरंजक स्थितियां बन जाती। अब मैं अगर अपना 40 साल पुराना फोटो देखूं तो मुझे खुद शर्माने लगती है, तो ना ही देखना बेहतर है। अतीत वापस नहीं आता। इसलिए आप आधुनिकता की आलोचना ये मान के करें कि जो यंत्र शक्ति है, जो औद्योगिक संसाधन है, औद्योगिकरण है, इसको पूरी तरह खत्म करके रिटर्न टू नेचर जैसा कुछ हो सकता है। क्षमा करें, मुझे नहीं लगता कि ऐसा सब। इसलिए समीक्षा अगर करनी है तो समीक्षा भविष्य उन्मुखी होनी चाहिए। और इस सभ्यता में भी, जैसे मनुष्य की प्रकृति में, मैंने अभी आपसे कहा कि मनुष्य की प्रकृति में विध्वंस का एक बड़ा प्रचंड तत्व है, हम सब जानते हैं। लेकिन उसी प्रकृति में करुणा का तत्व भी है। मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड का वो कथन, वो उदाहरण हम सबने सुना होगा, और आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि मानव की सभ्यता तब आरंभ होती है, मनुष्य मनुष्य तब बनता है जब हम पहली बार इतिहास में हजारों साल पहले प्राक ऐतिहासिक काल में पाते हैं कि किसी फॉसिल में हड्डी जुड़ी हुई दिख रही। इसका मतलब यह है कि वो जो व्यक्ति था या मनुष्य था, उसके साथ ही उसे छोड़ के नहीं चले गए, किसी ने उसकी केयर की, वरना उसको दूसरे जानवर खा गए होते। किसी ने ये ध्यान रखा कि उसे चलना ना पड़े, तो वह हड्डी जुड़ गई। मार्गरेट मीड सही कहती हैं कि सभ्यता का आरंभ वहां से, जब मनुष्य मनुष्य के साथ सहकार करने की शुरुआत करता। जब आप अपनी रफ्तार को रोक के जो पीछे छूट गया है उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या तकलीफ है। रूसो ने कहा था, रूसो ने केवल ये नहीं कहा था कि रिटर्न टू नेचर, रूसो ने ये भी कहा था कि मनुष्य की दो स्वाभाविक वृत्तियां हैं। एक बहुत प्रसिद्ध है, हम लोगों को 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है, स्वतंत्रता, मैन इज बॉर्न फ्री। लेकिन रूसो ने यह भी कहा था कि मनुष्य में कंपैशन नेचुरल है, करुणा दूसरे के दुख के प्रति, वो भी उतना ही नेचुरल है। और केवल ये आधुनिक की बात नहीं है, अगर आप
कम से कम हिंदू परंपरा में, भारतीय परंपरा में, शांति पर्व में भीष्म पितामह का वो कथन याद कीजिए, जब वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि सबसे बड़ा ब्रह्म, सबसे बड़ा सत्य ये है कि मनुष्य से ऊपर कुछ नहीं। तो सभ्यता हो, धर्म हो, संस्कृति हो, उसके केंद्र में मनुष्य मात्र की चिंता होनी चाहिए। ये एक कोण हो सकता है सभ्यता की समीक्षा का, लेकिन पीछे की ओर जाना ये संभव नहीं। और मैंने जैसे आपसे कहा कि गांधी जी के हिंद स्वराज की चर्चा बहुत होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे गांधी जी हिंद स्वराज पर जीवन भर अड़े रहे, और खुद उन्होंने भी कहा कि मैं अड़ा रहा, लेकिन रिटॉरिक से अलग हटकर अगर देखें तो 1945 में जवाहरलाल जी को लिखी एक चिट्ठी में गांधी जी लिखते हैं, मैं आधुनिक विज्ञान को सराहते हुए मानता हूं कि इसके प्रकाश में पुरातन को किया जाना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी 1940। ये मत समझो कि मैं वैसे ही देहाती जीवन की कल्पना कर रहा हूं जैसा आज है। मेरे सपनों का गांव अभी मेरे मन में ही है। रेलवे, डाक, टेलीग्राफ आदि की भी कल्पना की जा सकती है। चले जाओ अंग्रेजी में शब्द है एनविसेज। रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ कैन आल्सो बी एनविसेज। याद कीजिए 1909 में गांधी जी अस्पतालों को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अदालतों और अस्पतालों से भी गांधी जी पूरी खफगी जाहिर करते हैं। 1945 में वो रेलवे, डाक और टेलीग्राफ को अपने गांव में एनविसेज करने को तैयार है। मेरे लिए मुख्य बात है पहले असली चीज हासिल करना, बाकी बाद में अपने आप आ जाएंगी। असली चीज छूट गई तो बाकी भी छूट जाएगी। सभ्यता समीक्षा का मूल प्रश्न यही है कि वो असली चीज क्या है, छूट नहीं चाहिए। बाकी चीजें डिटेल्स की हैं, बाकी चीजें कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन वो असली चीज क्या है जो नहीं छूटनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें। और एक दूसरे मुद्दे को हम देखें अब यहां। सभ्यता, जैसा मैंने आपसे कहा कि शिष्टाचार, लोकाचार, लेकिन सभ्यता का एक पारिभाषिक अर्थ भी है, और वो है उत्पादन संबंध, समाज व्यवस्था, एन अचीव्ड स्टेट, जिसको रेमंड विलियम्स ने कहा है, अ सर्टेन काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और ये हम सब जानते हैं कि यूरोप में सिविल को बहुत महत्व दिया जाता है, सिटी को, नगर को। और इसलिए वहां जो वर्गीकरण होता था वो सीधे सीधे ये होता था, सिटी के अंदर भी कुछ सिटीजन्स होते थे, कुछ प्लेबियंस होते। सिटीजन्स यानी जो नगर का एलीट है उसको वोटिंग राइट होता था, प्लेबियंस को नहीं होता था। और गैर रोमन तो खैर सारे के सारे बारबेरियन थे, उनके तो वोटिंग राइट वगैरह का सवाल ही नहीं। दे वर ऑल बारबेरियंस। तो वहां बड़ा स्पष्ट अंतर था नागर और ग्राम्य सभ्यता के बीच, जीवन के बीच, और सभ्यता का संबंध नगर से। यहां फिर ध्यान दें, भारत में भी नगर थे। ये मानना फिजूल की बात है कि भारत हमेशा से गांवों का देश रहा है। ये एक अलग बात का विषय हो सकता है, इस पर मैं बात कर सकता हूं। भारत को गांवों का देश बड़ी हद तक जानबूझकर अंग्रेजों ने बनाया। भारत सदा से गांवों का देश नहीं था। आप अपने महानगर देख लीजिए, अपने महाकाव्य देख लीजिए। महाकाव्यों में केवल आश्रम और ग्राम नहीं है, उनमें नगर भी है। अयोध्या के नरेश किसी गांव से राज नहीं कर रहे थे। पांडव और कौरव गांवों पर समझौता करने को तैयार थे, युद्ध जो है वो हस्तिनापुर के लिए कर रहे थे। तो लेकिन ये जरूर है कि यहां सभ्यता का संबंध एक्सक्लूसिवली नगर से नहीं जुड़ा है। यहां संस्कार निर्माण, आपको रिफाइन करने का काम केवल नगर तक सीमित नहीं था, बल्कि अधिकांश थे वो नगर के बाहर यानी आश्रमों में। और इसलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बिल्कुल सही नोट किया था 1941 में कि हमारी भाषाओं में सभ्यता का ठीक ठीक प्रतिशब्द नहीं है,
क्योंकि हमारे यहाँ नगर को वो सेंट्रलिटी हासिल नहीं है जो यूरोप में है। इसलिए हम सिविलाइजेशन जब कहते हैं तो उसका भारतीय परंपरा में शब्द मिलता है टैगोर के अनुसार लोकाचार, अन्य लोगों में से भी कुछ कहते हैं शिष्टाचार, कुछ सभ्य व्यवहार, क्योंकि सभ्य शब्द का संस्कृत में अर्थ ही होता है वो व्यक्ति जो सभा में बैठने लायक। सभ्य का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में सभा का सदस्य जो सभा में बैठने लायक। अगर आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप यहाँ बुलाए गए हैं तो आप सभ्य हैं। तो लोकाचार, शिष्टाचार, सभ्यता का ये पहलू जिसकी अभी हमने चर्चा की, नगर, जाहिर है कि उसका संबंध उत्पादन व्यवस्था से है और इसी अर्थ में हम लोग कृषि आधारित सभ्यता की बात करते हैं, औद्योगिक सभ्यता की बात करते हैं, और पिछले कुछ वर्षों से तो एकेडमिक हलकों में पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की भी बात हो रही है। हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी को आगे जा चुके, इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात होती है, नॉलेज सोसाइटी की बात होती है, नॉलेज सिविलाइजेशन की बात होती है। लेकिन सभ्यता का ये एक, अगर आप सामान्य अर्थ ले लें कि एक व्यवस्था, एक अचीव्ड स्टेट, तो इस अर्थ में सभ्यता औद्योगिक है या औद्योगिक के बाद है। लेकिन सभ्यता शब्द में एक और अर्थ निहित होता है और वो है किसी समुदाय की अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने विश्वास। इस अर्थ में हम यूरोपीय सभ्यता, ईसाई सभ्यता, हिंदू सभ्यता, इस्लामी सभ्यता आदि की बातें करते हैं। तो अलग अलग सभ्यता का एक अर्थ हुआ, आप कहिए कि बुनियादी, स्ट्रक्चरल, और एक दूसरा अर्थ हुआ जो मान्यताओं, विश्वासों, संस्कृतियों आदि से जुड़ता है। अब ये जो संघर्ष की बात, आप ध्यान दें, एक अमेरिका में एक विद्वान थे सैमुअल हंटिंगटन। सैमुअल हंटिंगटन ने 1993 में एक निबंध लिखा था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। और उस निबंध को लिखने की पृष्ठभूमि यह थी कि उनसे कुछ वर्ष पहले, संभवतः 2 वर्ष पहले या 1 वर्ष पहले ही, फ्रांसिस फुकुयामा एक निबंध लिख चुके थे, एक पुस्तक लिख चुके थे, और उस पुस्तक का नाम था द एंड ऑफ हिस्ट्री। सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। फुकुयामा की थीसिस ये थी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अब वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी, इसके साथ ही इतिहास समाप्त होता है। अब बाकी जो दूसरे सारे समाज हैं उन्हें इसी तरफ आना होगा, वेस्टर्न या अमेरिकन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी की ओर। धीरे धीरे वो आते जाएंगे। इतिहास का यही लक्ष्य था, इतिहास यहाँ पहुंचकर समाप्त होंगे। विडंबना ये है, और ये मजेदार काम किया फुकुयामा ने, कि एंड ऑफ हिस्ट्री और ये सारी शब्दावली उन्होंने मार्क्सवादियों से ही दी। मार्क्सवादी क्लासलेस सोसाइटी को एंड ऑफ हिस्ट्री मानते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब समाज में वर्ग भेद खत्म हो जाएगा और उसके बाद चलेंगी चीजें। ऐसा नहीं कि लोग गायब हो जाएंगे, लेकिन इतिहास के द्वंद्व, इतिहास की समस्या समाप्त हो जाएंगी। लोगों को झगड़ना होगा तो और चीजों के लिए झगड़ेंगे, समाज बदलने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि समाज में जो बदलना था वो बदल चुका, क्लासलेस सोसाइटी बन चुकी। फुकुयामा ने ऐसी थीसिस को लिबरल डेमोक्रेसी लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो चुका, अब इसके आगे कुछ नहीं है। जाहिर है कि उसका वामपंथियों ने बहुत कठोर खंडन किया और सब बहस चली। लेकिन हंटिंगटन ने फुकुयामा का खंडन एक दूसरे कोण से किया। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ के विघटन से यह साबित नहीं होता कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है। पॉलिटिकल क्लैश खत्म हो गया है, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच का क्लैश खत्म हो गया है, लिबरलिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म के बीच का क्लैश खत्म हो गया है। लेकिन जो क्लैश अभी मौजूद है और ज्यादा भयानक क्लैश होने वाला है, संघर्ष होने वाला है, हंटिंगटन के अनुसार वो है सभ्यताओं का संघर्ष। जाहिर है कि इस निबंध ने काफी विवाद उत्पन्न किया और उस विवाद का जवाब देते हुए और चीजों को समेटते हुए फुकुयामा ने पूरी किताब लिख दी 1997 में, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। उस किताब की 2-3 स्थापनाएं हमारे मतलब की हैं अभी। उन्होंने कहा कि अब सारी दुनिया इंटीग्रेट हो रही है, यह वास्तविकता है। टेक्नोलॉजी के कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण सारी दुनिया एक दूसरे के बहुत निकट आ रही है
और ये हम सब अपने अनुभव से जानते हैं। एक जमाने में भारत से लंदन जाने में पानी के जहाज से 1 महीना लगता था, अब आप 5 घंटे में पहुंच जाते। ये मैं अपने निजी अनुभव से याद करते हुए कहूं, और आप लोग भी उस अनुभव से जोड़ सकते हैं अपने आप को। मैं पहली बार विदेश 1998 में गया था, जर्मनी गया था, और वहां से घर पर फोन करने के लिए उधर मैं लाइन में लगता था बूथ के सामने इधर हमारी मैडम जी लाइन में लगती थी बूथ के सामने। जेएनयू में एक बूथ था, वो पहले से बुक करना पड़ता था कि भाई इतने समय वहां से फोन आएगा। मैं 2002 में मैक्सिको गया, तो जिस गेस्ट हाउस में मुझे ठहराया था यूनिवर्सिटी ने, वहां मैं इंतजार करता था कि दिल्ली से फोन आएगा, और नहीं आता था तो रूठ जाता था, झगड़ता था पत्नी से, बच्चों से। अभी की स्थिति आप लोग जानते हैं, और केवल 24 साल हुई। मैं अभी अपने फोन से यूएसए में बैठे अपने बेटे से बात कर सकता हूँ, दिल्ली में बैठी अपनी पत्नी से बात कर सकता हूँ, राइट एट दिस इन रियल टाइम। तो दुनिया वाकई बहुत निकट आई, बहुत इंटीग्रेशन। हंटिंगटन की थीसिस का ये पहलू इंटरेस्टिंग और ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि इसी इंटीग्रेशन के कारण अलग अलग संस्कृतियों में सेंस ऑफ एसर्शन पैदा हो। इस इंटीग्रेशन से जैसे निपटने के लिए हर संस्कृति अपने होने पर बल दे रही है। आप लोग खुद इस बात को नोट कर सकते हैं, मेरे मुस्लिम मित्रों की माएं और पत्नियां हिजाब नहीं पहनती, उनकी बेटियां पहनती। मैं जब जेएनयू में था तो अकल्पनीय था कि कोई छात्रा या प्रोफेसर बुर्का या हिजाब पहने। अभी पिछले दिनों मैं जेएनयू गया, तो मैंने कम से कम 20 बच्चियों को हिजाब या बुर्का पहने थे। दिस इज एसर्स कि हम कितना भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हम मुसलमान। ठीक उसी तरह जैसी धार्मिकता और जैसी आक्रामक धार्मिकता की कल्पना मेरे पिता, मेरी मां और मैं स्वयं नहीं कर सकते, वैसी आक्रामकता आपको 20-25 साल के नौजवानों में दिखे। और आईआईएम और आईआईटी के विद्यार्थी जो हैं, वो धर्म के नाम पर कई बार अच्छे काम करते हुए भी और कई बार निहायत बेतुकी हरकतें करते हुए भी दिखे। जिनमें से एक ये है कि ट्रेन में चले जा रहे हैं, कोई गोल टोपी वाला दिख गया तो सबको हनुमान चालीसा याद आने लगा। वैसे कोई परवाह नहीं करता हनुमान चालीसा की। ये ऐसा सर हिंदू, उधर तमाम तरह के इस तरह के ऐसे। तो हंटिंगटन हैज अ पॉइंट व्हेन ही सेज it's because of this integration that various cultural identities are asserting themselves forcefully. ये है पॉइंट। दूसरा उनका कहना यह है कि वेस्ट एक है, नॉन वेस्ट अनेक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वेस्ट एक है, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक सब एक है, ऑर्थोडॉक्स सब एक है, नॉन वेस्ट अनेक है। हिंदू है, बौद्ध है, एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है साइनिक यानी चीनी, इस्लाम है। और तीसरी स्थापना उनकी यह है कि इस्लाम चूंकि विश्वव्यापी धर्म है, और इस्लाम के बारे में हंटिंगटन जिस तरह की बातें करते हैं उसके लिए हंटिंगटन को पढ़ना जरूरी नहीं है। आप आजकल के किसी भी राइट विंग ट्विटर वाले को पढ़ लें, या जो तरह तरह के इतिहासकार पैदा हुए हैं उनको पढ़ लें, और अगर आपने हंटिंगटन को पढ़ा होगा तो आपको लगेगा कि यार अनुवाद है, लेकिन काफी घटिया अनुवाद है। हंटिंगटन ने इतने क्रूड ढंग से चीजें नहीं कही हैं जितने क्रूड ढंग से जाने अनजाने उनसे प्रेरित लोग कर रहे हैं। तो हंटिंगटन का कहना यह है कि जो असली सभ्यता संघर्ष है वो वेस्ट और इस्लाम के बीच, और कम्युनिज्म को जैसे वेस्ट ने निपटाया वैसे ही इस्लाम को भी निपटाना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट और इस्लाम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये हंटिंगटन की थीसिस है। वेस्ट की विशिष्टता, मैं इस थीसिस की समीक्षा करने वाला नहीं हूं, इसके लिए कोई और अवसर हो सकता।
ये ये जो माइक वगैरह होता है, इसको छुपाने पर इतना बल क्यों दिया जाता है? मैं आजकल तो टीवी पे नहीं जाता, लेकिन जब जाता था तो साहब वो कुर्ते के अंदर। अरे मैंने कहा यार, हाथ में लेके बैठ जाए तो भी क्या फर्क पड़ना है, दुनिया जानती है कि माइक लगा हुआ है। तो अब ये सज्जन भी हमारे मित्र नगर से जेब में रख लीजिए, रखा रहने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको मालूम है कि माइक से बोल रहा हूं, मैं कोई मुगले आजम थोड़ी हूं जब आवाज बुलंद बात कर सकूं। तो anyway, तो मजेदार बात यह है कि वेस्ट की विशिष्टता की जो बात है, सबसे अलग न्यारा है वेस्ट। ये बात कहने वाले हंटिंगटन पहले व्यक्ति नहीं है। ये बात 20वीं सदी के शुरू से ही आरंभ होती है, सीरियस एकेडमिक्स में, उसके पहले की बात नहीं कर रहे। मैक्स वेबर ये बताते हैं हमें कि व्यापार तो चीन और भारत में भी बहुत था। मैक्स वेबर ने लिखा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर यूरोप में ना होता तो या तो चीन में होता या हिंदुस्तान। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि चीन और भारत में सब कुछ था, प्रोटेस्टेंट एथिक्स नहीं। तो वेस्ट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ क्योंकि प्रोटेस्टेंट एथिक्स। और देखिए कई बार क्या होता है कि विद्वान लोग जब अपनी कोई बात सिद्ध करने पर चलते हैं तो कई बार आंखें मूंद भी लेते हैं। भारत के बारे में उन्होंने लिखा कि भारत के लोग जो है वो धन की उपेक्षा करते हैं, बहुत क्या कहते हैं उसको, अदर वर्ल्डली है। मैंने अपनी किताब में लिखा है अजय कि ये अद्भुत बात है कि जो समाज लक्ष्मी का करता है उसके बारे में वेबर साहब फरमा रहे हैं कि व्यापार की उपेक्षा का, धन की उपेक्षा करते हैं। यार हिंदुस्तान के बनियों की कंजूसी दुनिया भर में मशहूर हो गई, और आप कह रहे हैं कि धन की उपेक्षा करती है। तो वेबर साहब, उनके बाद और बहुत सारे लोग, कि वेस्ट में कुछ ऐसा है कल्चर में, रोमन लॉ का ट्रेडिशन है, ग्रीक फिलोसफी का ट्रेडिशन है, सबसे ऊपर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का ट्रेडिशन है, कि वेस्ट जो है वो बाकी दुनिया से निराला है, अलग है। दोस्तों मैं इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक जरूर निवेदन करूंगा कि 3-4 नाम मैं ले रहा हूं, अगर आप इनमें से किसी भी विद्वान को पढ़ लें, और इनमें से कोई भी गैर वेस्ट का नहीं है, सबके सब वेस्ट के। जैक गुडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस थे, आंद्रे गुंदर फ्रैंक, और अभी पिछले दिनों नहीं, कई वर्ष पहले केनेथ पोमेरांज। इन सारे विद्वानों ने रिसर्च के जरिए दिखाया है, प्रामाणिक रिसर्च के जरिए, कि 18वीं सदी तक व्यापारिक गतिविधि, समाज में पैसा और व्यापार की स्थिति, इसमें वेस्ट और नॉन वेस्ट में कोई खास फर्क नहीं। बात एशिया के संदर्भ में हो रही है, और ये हम सब जानते हैं कि 18वीं सदी के आरंभ तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन थी, और उसके बाद की इकोनॉमी भारत। हम सब जानते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री का कोई भी विद्यार्थी, कोई बहुत फर्क नहीं था 200 साल पहले। ये फर्क आया कैसे? इन विद्वानों ने दिखाया है कि ये फर्क प्रोटेस्टेंट एथिक्स के कारण नहीं आया। ये फर्क कोलोनियलिज्म के कारण। वेस्ट में जो औद्योगिक क्रांति हुई, वेस्ट में जो आधुनिकता आई, उसमें एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का केंद्रीय योगदान है। जिस भारत के बारे में 17वीं सदी के यात्री आते थे यूरोप से और कहते थे अरे बाप रे बाप, मुर्शिदाबाद, ढाका, विजयनगर, आगरा, इनके आगे तो लंदन पेरिस कहीं लगते नहीं है। उस भारत की हालत देखते देखते ये हो गई कि लंदन दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा नगर बन गया। और विद्वानों ने दिखाया है रिसर्च करके, मेरी किताब में इन सबका जिक्र है अजय जी, कबीर कबीर, सारे रेफरेंसेस हैं, कि लंदन के म्युनिसिपल खर्च का स्पेसिफिकली कितना हिस्सा इंडियन कॉलोनियल लूट से आता है। तो वेस्ट में जो क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, वो चाय की केतली से जो इंजन बना, चाय की केतली पर उछलते ढक्कन को देख के, चाय दुनिया के इतिहास में काफी रोल प्ले करती रही है, आज भी कर रही है। चाय बनाने से लेकर चाय बेचने तक काफी चमत्कार होते हैं चाय के जरिए।
तो जेम्स वाट ने भी चाय बनाते देखा अपनी माँ को, फिर उन्होंने इंजन बना दिया वगैरह वगैरह। हम सब लोगों ने पढ़ा है 6वीं 7वीं क्लास में। लेकिन वो सब औद्योगिक क्रांति में नहीं बदलता अगर औपनिवेशिक लूट का सिलसिला शुरू ना हुआ। ये एक वास्तविकता है कि भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा साम्राज्य बनाने के लिए नहीं किया था। साम्राज्य इसलिए बना कि भारत पर कब्जा करना अंग्रेजों को अपनी अर्थव्यवस्था और अपने व्यापार के लिए अनिवार्य लगने लगा, इसीलिए कब्जा किया। तो ये जो कॉलोनियलिज्म का रोल है, और इस पर मैं एक बहुत सारी इस पर चर्चा हुई है, एक नवीनतम काम हुआ है, फिलॉसफी एंड पब्लिक अफेयर्स नाम के जर्नल में एक पेपर छपा है। आप में से जो लोग एकेडमिक दिलचस्पी रखते हैं उन्हें देखना चाहिए डॉक्टर साहब, द चीफ रॉन्ग ऑफ कॉलोनियलिज्म। क्योंकि आजकल हुआ यह है कि यूरोप में एक नया ट्रेंड चला है, अमेरिका और यूरोप में, कि कॉलोनियलिज्म की बुनियादी गड़बड़ या बुनियादी अपराध यह था कि उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत देर से दिया। अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन दे देते तो सब ठीक था। बहुत देर से दिया, बहुत सीमित दिया। 1937 में भी जो चुनाव हुए बहुत सीमित इलेक्टोरेट पर थे, वो दे देते तो अंग्रेज भी अच्छे थे, फ्रेंच भी अच्छे थे, सब अच्छे ही अच्छे थे। इस पेपर में दिखाया गया है कि चीफ रॉन्ग सेल्फ डिटर्मिनेशन से ज्यादा चीफ रॉन्ग था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड इरेजर ऑफ मॉरल एंड इकोनॉमिक एजेंसी। उसको खत्म कर दिया। ये हम सब जानते हैं। किंवदंतियों को हमें समझना चाहिए। जब आपको ये बताया जाता है, बच्चों से खास करके कह रहा हूं, कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी जुलाहों के हाथ काट दिए, अंगूठे काट दिए, तो लिटरली काटे या नहीं काटे, लेकिन ऐसी स्थिति कर दी कि उनका बनाया हुआ कपड़ा बिकना असंभव हो गया, क्योंकि हाथ का बना कपड़ा महंगा होगा। हाथ का बना कपड़ा तभी बिकेगा जब कैप्टिव मार्केट ना हो, ओपन कंपटीशन हो। तो उस समय मैनचेस्टर से जो कपड़ा आता था वो तो उस कपड़े की तुलना में कहीं भी नहीं लगता, लेकिन कैप्टिव मार्केट क्रिएट किया, डिस्क्रिमिनेटरी कस्टम लागू किए गए, और इस सबको हमारी लोक स्मृति ने इस रूप में याद किया कि अंगूठे काट दिए। 19वीं सदी के ब्रिटिश एथनोग्राफर्स लिखते हैं कि जुलाहे बड़े उदंड और बदमाश होते हैं। जुलाहे उदंड और बदमाश 19वीं सदी में होने लगे, उसके पहले नहीं होते थे, क्योंकि जिन लोगों को सिस्टमैटिक इरेजर ऑफ एम्प्लॉयमेंट झेलना पड़ा उनमें सबसे ज्यादा जुलाहे। उनके कामों को सबसे ज्यादा नष्ट किया गया, पंजाब से लेकर बंगाल, और फिर उनको उद्दंड, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ये सब कह दिया गया। बहुत फोर्सफुली आर्ग्यू किया इस पेपर में और इसके पहले के पेपर्स में, जो ऋत्विक और बुकानन का पेपर मैंने आपको कहा कि व्हाट वाज द चीफ रॉन्ग ऑफ कॉलोनियलिज्म। और आप ये देखें कि मैक्स वेबर से लेकर हंटिंगटन तक सभ्यताओं के संघर्ष में या सभ्यताओं के निर्माण के फ्रेमवर्क में उसका जो मॉडल वो पेश करते हैं उसमें कॉलोनियलिज्म का दूर दूर तक। ब्रिटिश टेक्स्ट बुक्स का अध्ययन करने वालों का कहना है कि आज तक ब्रिटिश टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को यह नहीं बताया जाता कि महान ब्रिटिश एम्पायर की हकीकत। ब्रिटिश, बहुत हमारे एक मित्र हैं, स्कॉलर हैं, क्या नाम, पेंडरफियर, उन्होंने बहुत मजेदार बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश बच्चे ये नहीं जानते कि अपने देश का, अपने जिस देश का वो इतिहास पढ़ रहे हैं, उस देश का अधिकांश इतिहास ब्रिटेन के बाहर घटित हुआ है। ब्रिटेन का इतिहास ब्रिटेन में नहीं घटित हुआ, बाहर घटित हुआ है। लंदन की शान शौकत और चमक दमक केवल अंग्रेजों की महानता और परिश्रम का नतीजा नहीं थी। इन सब चीजों को इरेज किया जाता है। रोचक बात यह है, और यहां हमारे यहाँ आजकल एक प्रचलन है और शुरू से रहा है और अभी भी है और किसी हद तक ठीक भी है, मैकॉले की एजुकेशन को बहुत कोसा जाता है। आजकल तो एक फ्रेज चल पड़ा है, मैकॉले पुत्र। जो भी एक खास तरह की राजनीति की आलोचना करने लगे वो एंटी नेशनल होता है, मैकॉले पुत्र होता है। आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि अंग्रेजी राज के विरोध में उठकर खड़े होने वाले
और सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नेतृत्व करने वाले लगभग 99% लोग उसी शिक्षा पद्धति से निकले थे जिसे मैकॉले ने लागू की। स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे एक आध अपवाद को आप छोड़ दें, दयानंद जी अंग्रेजी स्कूल में नहीं गए थे, ऐसे अपवाद को आप छोड़ दें तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष, ये सब इंग्लैंड में पढ़ के आए। जो इंग्लैंड नहीं भी गए थे पढ़ने, वो अंग्रेजी के जरिए पढ़े, और उसका कारण था जो बात मैं कह रहा हूं कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने आपके यहाँ एक भिन्न प्रकार की चेतना उत्पन्न की। उसका बहुत स्वाभाविक कारण था। मैकॉले को सचमुच क्लर्क चाहिए थे, और ऐसे क्लर्क चाहिए थे, ऐसे हिंदुस्तानी चाहिए थे जो मिजाज में और रुचियों में अंग्रेज हों, केवल चमड़ी के रंग में ब्राउन। ऐसे हिंदुस्तानी, ऐसे क्लर्क तैयार कैसे होंगे जब उन्हें अच्छी अंग्रेजी आती हो? अच्छी अंग्रेजी कैसे आएगी? अच्छी अंग्रेजी तब आएगी जब आप अंग्रेजी साहित्य पढ़ेंगे, वरना वो आजकल एक हिंदी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में, फंक्शनल हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, फंक्शनल इंग्लिश, जिसमें प्रार्थना पत्र लिखना सिखाया जाता है, जिसमें पत्र ऐसे लिखे जाते हैं। मेरी बेटी ने अपनी किताब का एक पत्र मुझे दिखाया था 6ठी 7वीं में जब वो थी, तो जैसे लिखते हैं ना हम लोग, असाइनमेंट देते हैं कि एक पत्र लिखो जिसमें अपनी चेन्नई यात्रा का वर्णन करो। तो मेरी बेटी थोड़ी दुष्ट है, मेरी बेटी आखिरकार, तो उसने कहा कि पापा इस पाठ में जैसे चेन्नई यात्रा का वर्णन है ना, मैं तो कभी चेन्नई ना जाऊं। इतना उबाऊ और इतना लैंग्वेज वो आप 6ठी क्लास में शामिल कर रहे हैं, वो लग रहा है जैसे कोई महापंडित पत्र लिख रहे हैं। जब आप सचमुच किसी को भाषा सिखाना चाहते हैं तो उसे साहित्य पढ़ाते हैं। अगर आप किसी को हिंदी सिखाना चाहते हैं तो आप उसे प्रेमचंद पढ़ाएंगे, आप उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ाएंगे। आप किसी को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप उसे शेक्सपियर, मिल्टन और टी.एस. एलियट पढ़ाएंगे, आप उसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पढ़ाएंगे। तो मैकॉले के समय में जो उत्तम अंग्रेजी साहित्य था और यूरोपियन साहित्य था, वो भारतीयों को पढ़ाया गया भाषा सिखाने के लिए। अब सीखने वाला कोई निष्क्रिय तो होता नहीं है, यानी बच्चे जो हैं, आपने वो चुटकुला सुना होगा कि कोई सज्जन मिलने आए, पापा जी नहीं चाहते कि उनसे मिला जाए, तो बोले कि बेटा जाके कह दे कि पापा घर में नहीं है। तो बालक जो है किसी बात से खुंदक खाए बैठा होगा पिताजी से, आके बाहर बोला अंकल पापा कह रहे हैं कि वो घर में नहीं। तो बच्चा खुद भी कंस्ट्रक्ट करता है, वो केवल सीखता नहीं है। भारत की किस तरह अंग्रेजी शासन द्वारा लूट हो रही है, इसकी पहली बहुत गंभीर और जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता था ऐसी समीक्षा दादा भाई नौरोजी ने लिखी। भारत की गरीबी पर, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे, और भारत की गरीबी पर बड़ी चर्चा होती थी, और कारण यही बताया जाता कि आलसी हैं इसलिए गरीबी है, गर्मी के कारण दिन भर सोते रहते हैं, काम नहीं करते इसलिए गरीबी है। दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को अपने न्याय पर, अपनी सद्भावना पर बड़ा गर्व। वो मानते थे कि हम तो भारत को और बाकी सारी दुनिया को सिविलाइज करने देंगे, सभ्य करने देंगे, सिविलाइजिंग दिस। तो दादा भाई नौरोजी ने उस किताब के जरिए ब्रिटिश जनमानस को एक तरह से आईना दिखाया। किताब का टाइटल रखा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन। ब्रिटिश रूल के जो गुण आप बताते हैं वो भारत में नहीं है। जिस तरह की सिविल लिबर्टीज आदि की बात आप इंग्लैंड में करते हैं वो भारत में उपलब्ध नहीं है अंडर ब्रिटिश रूल। तो ये एक रोचक बात है कि सभ्यता का ये जो डिस्कोर्स था, इसका उन दिनों 19वीं सदी में और 20वीं सदी के लगभग मध्य तक एक तरफ कॉलोनियल पावर्स इस्तेमाल कर रही थी सिविलाइजिंग मिशन के नाम पर, दूसरी तरफ उनका
क्रिटिक करने वाले, उनकी आलोचना करने वाले भी उसी सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बेल्ट्रेस रूल आपको सिविलाइज कर रहा है, यहां से जवाब दिया जा रहा था कि सिविलाइज नहीं कर रहा है, हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका आगे चल के भी मैं एक बार रेखांकन करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में बेल्ट्रेस रूल के एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर को दादा भाई नौरोजी के बाद अगर किसी ने सबसे फोर्सफुल ढंग से एक्सपोज किया उस जमाने में, तो एक ब्रिटिश पत्रकार थे, विलियम डिग्बी, जिनकी किताब 1906 में छपी थी। वो ब्रिटिश पत्रकार थे, उन्होंने एक्सपोज किए, ब्रिटिश थे। खैर, तो अब एक सवाल पैदा होता है दोस्तों, मैंने जैसे आपसे कहा, और एक बात और ध्यान दीजिए, सभ्यता संघर्ष की बात करते हुए हंटिंगटन की इतनी मोटी किताब है, 300 पेज की, हिटलर का उसमें नाम तक नहीं। एक जगह उल्लेख है हिटलर का, और वो इस अर्थ में कि हिटलर के बाद जैसा वेस्ट में अमेरिकन हेगेमनी बनी, इस अर्थ में। हिटलर सभ्यता के लिए कोई संकट था या नहीं था, ये उस किताब को पढ़ के आपको नहीं मालूम पड़ेगा। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड के तो नाम का सवाल ही नहीं पैदा होता। लियोपोल्ड बेल्जियम के वो राजा थे जो कांगो को अपनी निजी जागीर मानते थे, और उन्होंने, हिटलर पर तो आरोप है 60 लाख लोगों को जेनोसाइड करने का। इतिहासकार बताते हैं कि कांगो में 1 करोड़ लोग जेनोसाइड किए, 10 मिलियंस। और कांगो से इंसानों को पकड़ पकड़ के लाया जाता था और यूरोप के चिड़ियाघरों में यूरोपियन बच्चों को देखने के लिए रखा जाता। There is no clash of civilization involved here, so far as Mr. Huntington is concerned. क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन केवल वेस्ट और इस्लाम के बीच। और मजेदार बात बताऊं आगे चलने के पहले, यह किताब छपी सन 97 में, जिसमें प्रोटेस्टेंट और ये वो सब। 2004 में हंटिंगटन साहब की एक और किताब आई, वो और भी दिलचस्प किताब है, हु आर वी, द ग्रेट आइडेंटिटी डिबेट इन अमेरिका। 2004 यानी 9/11 के बाद। और उसमें हंटिंगटन की चिंता और उनकी सारी सभ्यता समीक्षा और सभ्यता चिंता का वास्तविक रूप सामने आ जाता है। उसमें हंटिंगटन की चिंता सीधे सीधे शब्दों में, भारतीय मुहावरे का इस्तेमाल करें तो एक प्रोटेस्टेंट संप्रदायवादी की चिंता है। हंटिंगटन की उसमें जो रोचक चिंताएं हैं वो ये हैं कि जो अमेरिकन मल्टीनेशनल्स में बड़े अधिकारी बन जाते हैं, वो अमेरिकन नहीं रहते, वो इंटरनेशनल समझने लगते हैं अपने आप। उनके लिए अमेरिकन हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी कंपनी का हित हो जाता है। दूसरी चिंता हंटिंगटन की यह है कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर स्पेनिश तो स्पेनिश, आजकल पब्लिक अनाउंसमेंट्स अरेबिक और उर्दू में भी होने लगे। कहां जा रहा है अमेरिका? और उसका एक वाक्य मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी आबादी हिस्पानी लोगों की या लैटिनो लोगों की, दक्षिण अमेरिका से जो आते हैं, और उनमें से 99% लोग कैथोलिक लोग। हंटिंगटन प्रोटेस्टेंट एथिक्स, प्रोटेस्टेंट कंट्री अमेरिका वगैरह वगैरह वगैरह। हंटिंगटन का कैटेगरिकल वो शब्द से मैं वो वाक्य दोहरा रहा हूं, देयर इज नो अमेरिकानो ड्रीम। अमेरिकानो यानी स्पेनिश में, देयर इज नो अमेरिकानो ड्रीम, देयर इज ओनली वन अमेरिकन ड्रीम। यानी अमेरिका का जो स्वप्न है, अमेरिका की जो सभ्यता है, अमेरिका का जो कुछ है, वो केवल और केवल प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का बनाया हुआ है। उनकी उसमें प्राथमिकता है, उनका उसमें वर्चस्व है। बाकी सबको या तो कोई जगह हासिल नहीं है, या वो चुपचाप दूसरा दर्जा अपना मंजूर करें। स्पेनिश में ये उम्मीद ना करें कि स्पेनिश में पब्लिक अनाउंसमेंट होंगे, ये उम्मीद ना करें कि कैथोलिक चर्च को भी वो मान्यता मिलेगी जो प्रोटेस्टेंट चर्च को मिलती है। अभी पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप ने पोप की शान में जो गुस्ताखियां की हैं, वो केवल ट्रंप का निजी संकीपन नहीं है, वो हंटिंगटनवादी सोच का स्वाभाविक परिणाम। और उसके पीछे बैकग्राउंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का सैकड़ों साल चला संघर्ष।
अब मेरे सामने जो सवाल है दोस्त, हंटिंगटन की मान्यताएं, जैसा मैंने आपको संकेत किया और आप खुद सोचें तो आपको समझ में आ जाएगा, नितांत इतिहास विरोधी मान्य, ऐतिहासिक तथ्यों से भी पुष्ट नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि वेस्ट का अनोखापन प्रोटेस्टेंट एथिक्स नहीं बल्कि कोलोनाइजेशन। जैसा मैंने आपसे कहा कि सभ्यता संघर्ष केवल वेस्ट और नॉन वेस्ट के बीच नहीं है। अगर आप सभ्यता का अर्थ मानवीय मूल्यवादी से लगाएं तो वेस्ट के भीतर भी है और दूसरी सभ्यताओं के भीतर भी। हर सभ्यता के भीतर एक तरह का संघर्ष। संस्कृति आदि की बात करें तो किसी भी समाज की तरह अमेरिका में भी एक डाइवर्सिटी का एलिमेंट है, तरह तरह के लोग रहे हैं और अभी भी हैं। तो इस बात को लोग इतनी आसानी से मान कैसे गए, और क्यों? एक तरह का कॉमन सेंस ये बन गया है। इतना कॉमन सेंस बन गया है कि आप जानते हैं एक फ्रेज आजकल बहुत प्रचलित है, इस्लामोफोबिया। और इस्लामोफोबिया केवल एक खोखला शब्द नहीं है, वास्तविकता है। क्यों ऐसा क्यों हुआ है? ताज्जुब होता है ना। मैं आपसे ये कहूं कि मैंने सफेद रंग का कुर्ता पहन रखा है तो आप लोग मान लेंगे क्या? या मैं कहूं आपसे कि मेरी जैकेट नीले रंग की है तो आप मान लेंगे क्या? हैं? उम्मीद है कि नहीं मानेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर मैं आपके मन के किसी कमजोर कोने तक पहुंचने की कला जानता हूं तो आप मान लेंगे। वरना अपने देश में लोग कैसे मान लेते हैं कि जिनकी आबादी 85% है वो खतरे में है, और खासकर से सबसे खतरे में है जब से कि कोट अनकोट हिंदूवादी सरकार सत्ता में आई है। कैसे मान लेते? कैसे मान लेते हैं लोग कि हिंदू और मुसलमान के बीच कुछ साझा नहीं है? जिन्ना साहब ने कहा कि हिंदू और मुसलमान के बीच कुछ साझा नहीं है। हम गाय को खाते हैं, वो गाय की पूजा करते हैं। हम बुत परस्ती में यकीन नहीं करते, वो बुत परस्ती करते हैं। कुछ साझा नहीं है। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी उर्दू, वो और हिंदू, जिन्ना साहब के अनुसार हिंदुओं की जुबान हिंदी। आप में से जो भी लोग जानकार हों, और आजकल तो गूगल करके सभी जानकार हासिल कर सकते हैं जानकारी, कृपया मुझे बताइए कि दुनिया में कौन सी दो भाषाएं ऐसी हैं जिनके बीच बोलचाल के स्तर पर बल्कि काफी क्रिएटिव स्तर तक अनुवाद लगभग असंभव? कौन सी दो भाषाएं ऐसी हैं? मैं यहां बोल रहा हूं, यह जुमला उर्दू का है या हिंदी का है? अगर इसी को नस्तालीक में लिखना तो उर्दू का हो जाएगा, नागरी में लिखना तो हिंदी का है। लेकिन आपसे कहा गया कि कुछ कॉमन नहीं है और आपने मान लिया। पाकिस्तान बन गया। सन 45 के चुनाव में मुस्लिम लीग को जबरदस्त कामयाबी मिल गई, मान लिया आपने। यानी अनुवाद हो सकता है तो उसी तरह का हो सकता है जैसा एक मशहूर चुटकुला है कि एक साहब थे जो हिंदी उर्दू अलग अलग, प्योरिटी प्योरिटी प्योरिटी। तो एक साहब थे, उनसे कहा गया कि भाई गालिब का एक शेर है, उनके देखे से जो आ जाती है रुख पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बोले इसका जरा हिंदी में तर्जुमा कर दो, अगर एकदम अलग अलग हैं तो तर्जुमा कर दो इसका। उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो वो बेचारे तो गड़बड़ा गए, क्या तर्जुमा करते। तो जिन्होंने ये समस्या दी थी उन्होंने कहा कि मैं तर्जुमा करता हूं आपकी सुविधा के लिए, मैंने ही पहली दी है, मैंने ही दर्द दिया है, मैं दवा देता हूं। इसका आपके हिसाब से हिंदी में तर्जुमा ये होगा कि उनके दर्शन से जो आ जाती है मुख पर आभा, वे समझते हैं कि रोगी की दशा उत्तम। इस तरह के अनुवाद आप चाहें तो कर सकते हैं, असल में तो अनुवाद आप कर नहीं सकते। फिर भी कुछ कॉमन नहीं। साउथ एशिया का इस्लाम, जिसके मुहावरे में सीता सावित्री मौजूद है, हमारी हिंदी जुबान जिसमें ईद का चांद मौजूद है। अब आपको कुछ नहीं पता कि ईद होती क्या है और चांद और सूरज क्या होता है, लेकिन आपके मुहावरे में है
कि यार ईद के चांद हो गए हो, दिखते नहीं हो, बहुत दिन से नहीं नजर आए। वो आपको नहीं पता कि ईद का चांद, जरूरत भी नहीं होती जानने की। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक टेढ़े आंगन की खोज करने लगे नाचने के लिए। या ना ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस मुहावरे का अर्थ समझने के लिए जरूरी नहीं है कि आप राधा जी का पता खोजने निकल पड़े और उनसे पूछेंगे मैडम आप नाचने गई थी, क्यों नहीं नाच पाए। मुहावरे जिंदा जुबानों में बनते हैं और बनते जाते हैं। लेकिन हमने ये मान लिया। असल में हंटिंगटन के सभ्यता संघर्ष के थीसिस के लोकप्रिय होने का एक कारण वो है, जैसे आप मोटे तौर पर अस्मिताओं की राजनीति कह सकते, पॉलिटिक्स ऑफ कल्चरल आइडेंटिटीज, जिसमें यह माना जाता है कि ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन वही कर सकता है जो उस कल्चर का हो, उस रिलीजन का। यानी जिसके चलते अगर मिसाल के तौर पर आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान के हितों सुरक्षा की बात कर ही नहीं सकते। अगर आप मुसलमान हैं, या आप कुछ भी ले लीजिए, क्या ये सच है? गाजा में जो कुछ हो रहा है उसके विरुद्ध बोलने वाले क्या केवल मुसलमान हैं? बांग्लादेश में जो कुछ कुछ दिनों पहले तक हो रहा था उसके विरोध में बोलने वाले क्या केवल हिंदू थे? वो कैसी इंसानियत होगी जबकि मैं किसी स्त्री पर होने वाले अत्याचार के बारे में चुप्पी साध लूं क्योंकि मैं तो स्त्री नहीं हूं, और मैं बोलूं तो उसे प्रामाणिक ना माना जाए क्योंकि केवल स्त्री बोल सकती है। आप कैसे स्त्री का दुख समझेंगे? मैं इसलिए स्त्री का दुख समझूंगा कि मैं मनुष्य हूं। मनुष्य होने का अर्थ ही यह है कि दूसरे का दुख समझना, जो मेरे जैसा नहीं है उसका दुख समझ, जिस हद तक मैं समझ। लेकिन ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ऐसा अजीब खेल चला है दुनिया में इस समय कि हर आइडेंटिटी की अपनी कल्चर है, हर आइडेंटिटी का अपना वो है, सबकी विशिष्टता है। मैं मानता हूं, मैं किसी भी कल्चर के स्पेसिफिक कैरेक्टर को नकारने की बात नहीं कर रहा, लेकिन सारी स्पेसिफिसिटी, सारी विशिष्टताओं के साथ कुछ यूनिवर्सल भी होता है। यूरोप में लोग छुरे कांटे से खाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में, चीन में चॉपस्टिक से खाते हैं, हमारे यहाँ आमतौर से हाथ से खाते हैं। ये अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। लेकिन मेरी जानकारी में कोई भी मनुष्य दुनिया में कान के जरिए खाद्य हासिल जाता, सबके मुंह के जरिए। ये यूनिवर्सल है। आपको कोई ऐसा मनुष्य मिला हो जो नाक के जरिए, या नाक के जरिए जिसको खाना पहुंचाने पड़े, वो आईसीयू में होता है। स्वस्थ मनुष्य मुंह के जरिए ही खाना पेट तक पहुंचा। दिस इज यूनिवर्सल। सभी दो टांगों पर ही चलते हैं, तीसरी टांग किसी के पास नहीं। दिस इज यूनिवर्सल। इसी तरह कल्चर्स में, civilizations में, there is a lot of difference and there should be difference. It should be celebrated, but not at the cost of universal. और वो यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल वैल्यूज की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब, एक बात बहुत अच्छी तरह हम लोगों को समझनी चाहिए मित्रों, और वो ये कि यूनिवर्सल वैल्यूज की पूरी लिस्ट बनाई जा सकती है। मार्था नॉसबॉम नाम की एक दार्शनिक है, उन्होंने 10 वैल्यूज की एक लिस्ट बनाई। 26 साल पहले प्रकाशित अपनी पुस्तक विचार का अनंत में मैंने केवल 2 वैल्यूज को अंडरलाइन, और तब से अब तक मैं उन्हें दोहराता आया। मैं हर चीज पर बहस के लिए तैयार हूं, हर चीज पर ऑल्टरनेटिव के लिए तैयार हूं। 2 चीजें, मार्था नॉसबॉम का शब्द है नॉन नेगोशिएबल्स, उनके 10 नॉन नेगोशिएबल हैं, मेरे केवल 2। मैं किसी भी परंपरा को, किसी भी रिवाज को, किसी भी पहनावे को, किसी भी खान पान को स्वीकार करने को तैयार हूं, बशर्ते वो इन 2 चीजों को वायलेट ना करता हूं। एक, जन्म से रेस के कारण, कास्ट के कारण या जेंडर के कारण कोई मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं। मनुष्य छोटा या बड़ा होता है अपनी उपलब्धि के कारण, अपनी कमाई के कारण। जन्म से किसी को छोटा बड़ा नहीं माना जा सकता। किसी को जन्म से सीधे
अछूत और सछूत कह के खारिज नहीं किया जा सकता, काफिर और मोमिन कह के खारिज नहीं किया। दूसरे, कोई भी विचार, कोई भी चिंतन, कोई भी धर्म ग्रंथ सत्य को अंतिम रूप से जान लेने का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य अंततः जगत के बारे में है, अस्तित्व के बारे में। और विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि ब्रह्मांड निरंतर वर्धमान है, तो जो निरंतर वर्धमान है उसका ज्ञान कैसे सीमित। कार्ल पॉपर का बहुत मशहूर टेस्ट है कि साइंटिफिक हाइपोथेसिस में और इमोशनल स्टेटमेंट में क्या फर्क है। कार्ल पॉपर ने कमाल की बात कही वर्षों पहले, 60s में। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक हाइपोथेसिस वही है जिसमें फॉल्सिफाइबिलिटी संभव। साइंटिफिक हाइपोथेसिस वही है जिसे सिद्धांततः गलत साबित किया जा सकता। जिसे सिद्धांततः गलत साबित नहीं किया जा सकता वो आपका फेथ हो सकता है, वो साइंटिफिक हाइपोथेसिस नहीं। तो सत्य का कोई निर्विवाद और अंतिम पाठ नहीं है, इसलिए हमें डायलॉग ही करना हो। क्या ये डायलॉग संभव है? क्या ये डायलॉग कहीं इतिहास में मिलता है सभ्यताओं के बीच में, या सभ्यताएं वास्तव में केवल संघर्ष के लिए अभिशप्त हैं? आप ध्यान दें मित्रों, लाला लाजपत राय, मैं सच कह रहा हूं कि अगर ये उद्धरण में बिना नाम बताए पढ़ता तो आपको यकीन नहीं होता कि लाला लाजपत राय का उद्धरण है, क्योंकि लाला लाजपत राय को इतनी बुरी पब्लिसिटी मिली है विभिन्न कारणों से। उनको हिंदुत्ववादी और हिंदूवादी आदि आदि मान लिया गया है, और या फिर उन्हें अधिक से अधिक इस बात के लिए जाना जाता है कि उन पर चलाई गई लाठी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने उस ब्रिटिश अफसर को गोली मार दी थी। लाला लाजपत राय का जीवन केवल यहां तक सीमित नहीं है, वो अपने आप में एक फॉर्मिडेबल इंटेलेक्चुअल और संगठन। 1918 में लाला लाजपत राय ने कुछ निबंध लिखे थे जो यंग इंडियन नाम से प्रकाशित हुए। उनमें से एक निबंध में लाला लाजपत राय जो लिखते हैं वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। द मुस्लिम एनरिच्ड द हुआरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया with their own literature and art, evolved and developed by their own creative and versatile genius from the Himalayas to Cape Comorin, that is Kanyakumari. The entire country is studded with those gems of art which remind us of the glorious period of Muslim rule. इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आ गया, ये तो ठीक है, एक बहुत बार कही गई बात है, लेकिन यहां जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आमतौर से मध्यकालीन भारत या आरंभिक आधुनिक कालीन भारत के लिए मुश्तरका कल्चर, सामान, समन्वय संस्कृति वगैरह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लाला लाजपत राय कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एनकाउंटर से एक न्यू सिविलाइजेशन पैदा होगी। ध्यान दीजिए, न्यू सिविलाइजेशन, नई सभ्यता। इज नॉट यूजिंग द वर्ड कल्चर, यूजिंग अ व्यापक, अधिक व्यापक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक नई सभ्यता का जन्म हुआ। द रिजल्ट वाज अ न्यू सिविलाइजेशन which was the outcome of the combined efforts of all the people of India and the product of the two great civilizations in the history of the world. दुनिया के इतिहास की दो महान सभ्यताएं हिंदू और मुस्लिम जब मिली तो लाला लाजपत राय के शब्दों में एक नई सभ्यता का जन्म। मुझे कभी कभी बहुत गहरा दुख होता है दोस्तों, हम भारत के लोग, हमें विचित्र विचित्र चीजों पर गर्व करना सिखाया जाता है। हमारे इतिहास में जो सचमुच गर्व करने लायक है उसे भुलाया जाता है, या कई बार उस पर शर्म करना सिखाया जाता है।
आज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात होती है। आज डिबेट में यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम सच्चा, हिंदू धर्म झूठा है, एंड वाइस वर्सा। 16वीं सदी में मराठी संत थे संत एकनाथ। उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, हिंदू तुर्क संवाद। हिंदू तुर्क संवाद। और वो पुस्तिका वैसे ही शुरू होती है जैसे टिपिकली होनी चाहिए। हिंदू कहता है कि हमारे रीत रिवाज अच्छे, मुसलमान सब गड़बड़। मुसलमान कहता है तुम्हारे रीत रिवाज सब झूठे और बेकार के, हमारे अच्छे। द पॉइंट हाउएवर इज कि वो जाहिर है कि कविता में लिखी गई या भंग में लिखी गई पुस्तिका है, छोटी सी है। थोड़ी देर बाद दोनों बहस करने वाले पक्ष जिस कंसेंसस पर पहुंचते हैं वो ये सब रीत रिवाज हैं, ये सब ऊपरी चीजें हैं। असल में तो आध्यात्मिक अनुभव एक है, असल में तो परमात्मा एक है, और समर्पण के अलावा उस तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं। दिस वॉज द स्पिरिचुअल जिस्ट ऑफ न्यू सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय लाला लाजपत। कबीर मुसलमान जुलाहे के पुत्र थे। रामानंद वैष्णव ब्राह्मण आचार्य थे। परंपरा 500 वर्षों से कबीर को रामानंद का शिष्य मानती है, और ऐसा शिष्य जिसने खुद अपने गुरु को भी सिखाया। सिखाया कैसे, ये बताना जरूरी। किंवदंती आप सब लोगों ने कभी ना कभी सुनी होगी कि रामानंद जी को गुरु बनाना था, लेकिन रामानंद तो मिलेच्छों का मुंह तक नहीं देखते थे, पर्दे के पीछे से बात करते थे। तो कबीर ने कहा कि मुझे तो देखेंगे तक नहीं, मैं तो मुसलमान हूं। तो जाके वो पंचगंगा घाट पर लेट गए, और जब रामानंद जी अपने स्नान करने के लिए निकले, उनका पांव टकराया, तो उनके मुंह से राम राम जैसे किसी के भी मुंह से निकलेगा। कबीर ने कहा मिल गया मुझे गुरु मंत्र, और राम राम करने लगे। सारे बनारस में बात फैल गई कि रामानंद के शिष्य हैं। तो रामानंद जी को बड़ा अजीब लगा, मैंने किसको शिष्य बनाया। तो उन्होंने बुलाया कबीर को, ये क्या हरकत है, मैंने तो तुम्हें कभी चेला बनाया नहीं, कभी गुरु मंत्र दिया नहीं, तुम अपने आप को मेरा चेला बताते घूमते हो। अब ध्यान दीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, किंवदंतियों को, चाहे वो भारतीय किंवदंतियां हो, चाहे जर्मन और चाहे चीनी, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। किंवदंती को न्यूज़पेपर रिपोर्ट की तरह नहीं पढ़ना चाहिए कि रियलिस्टिक नहीं। तो किंवदंती गढ़ने वाले भी जानते हैं कि रियलिस्टिक नहीं। पत्थर जो है समुद्र में तैरने नहीं लगते, इतना वो भी जानते हैं। और इसीलिए अगर किसी नाले के सामने खड़े हो जाए तो राम जी का नाम लेकर छलांग मारने के चक्कर में नहीं पड़ते, उल्ट खोजते। किंवदंती का मर्म समझना चाहिए। हनुमान जी छलांग मार के समुद्र पार कर गए, दिस इज नॉट लिटरल। ईसा मसीह ने मछली के 2 टुकड़ों और रोटी के 5 टुकड़ों के आधार पर 5,000 लोगों को भरपेट भोजन करा दिया। ट्रंप जैसों को छोड़ के बाकी कोई भी ईसाई जानता है कि यह संभव है, लेकिन इसका कुछ अर्थ है। तो उसी तरह ये कि जब वो रामानंद ने बुलाया और कहा कि ये क्या हरकत है साहब, बोले आपने तो मुझे बनाया है चेला, आपने गुरु मंत्र दिया है। बोले क्या गुरु मंत्र मैंने तुम्हें दिया। बोले आपने राम कहा है, इससे बड़ा गुरु मंत्र क्या हो। किंवदंती का मर्म यहां खुलता है मित्रों। ये सुनकर रामानंद की आंखों में आंसू आ गए, वो पर्दे से बाहर निकल आए, और उन्होंने कोट अनकोट मिलेच्छ कबीर को छाती से लगा लिया। इसलिए मैंने कहा कि कबीर ने अपने गुरु को भी सिखाया। मैं जीवन भर अध्यापक रहा हूं, और अपने निजी अनुभव से जानता हूं कि हम अध्यापकों को ये घमंड नहीं पालना चाहिए कि हम ही बच्चों को सिखाते। बच्चे हमें बहुत कुछ सिखाते। 5 सितंबर को आमतौर से टीचर डे, मैं अपने सोशल मीडिया पर हमेशा अपने छात्रों को प्रणाम करता, बिकॉज दे टॉट मी अ लॉट। तो अद्भुत स्थिति है। हम उस सभ्यता के बारे से जिसमें रहीम और रसखान, रहीम का होना, रसखान का होना खास करके उस समय के हिंदू धर्म की उदारता का नहीं, उस समय के इस्लाम के आत्मविश्वास का सूचक। किसी ने फतवा जारी नहीं की। आज कोई करके देखे वैसी कविता कि मैं पुनर्जन्म लेकर के ब्रज की जो है वो धूल बनना चाहता हूं ताकि तुम्हारे चरणों को छू सकूं। करके देखे कोई मुसलमान वैसी कविता। कोई हिंदू अलुपनिषद रच के देखे जैसा 16वीं सदी में रचा गया। हंटिंगटन जैसे लोग
जो सभ्यता मात्र के इतिहास को संघर्ष के इतिहास में बदल देते, वो एक तरह से सही कह रहे हैं। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है, लेकिन संघर्ष केवल सभ्यताओं के बीच में नहीं है, संघर्ष सभ्यताओं के भीतर भी। संघर्ष आइडेंटिटीज के बीच में नहीं है, संघर्ष वैल्यूज के बीच है। संघर्ष औरत और मर्द के बीच में नहीं है, संघर्ष दलित और ब्राह्मण के बीच में नहीं है, संघर्ष हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं है। संघर्ष दो तरह के वैल्यू सिस्टम्स के बीच में, दो तरह की जीवन दृष्टियों के बीच में। इसलिए हमें संवाद की खोज करनी चाहिए, सभ्यताओं के संवाद की। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि है स्पेसिफिक्स हैं, स्पेसिफिक्स पर जोर दिया जाना चाहिए। इस्लाम की अपनी विशेषताएं हैं, उनके अपने रीत रिवाज हैं, हिंदुओं की अपनी विशेषता, तमाम लोगों की, बौद्धों की, जैनों की, तमाम तरह के, आप दुनिया भर के धर्मों का नाम ले सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सल। और किसी भी धर्म की, किसी भी परंपरा की कोई भी ऐसी बात, उस पर हमें बात करनी चाहिए, उस पर संवाद करना चाहिए, बहस करनी चाहिए, जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के विरुद्ध जाए। मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं महात्मा गांधी के एक कथन से। मैं गीता समेत, और आप ध्यान दीजिए कि गांधी जी के लिए गीता का महत्व क्या था। गांधी जी ने एक जगह अपनी गीता को अपने लिए स्पिरिचुअल डिक्शनरी कहा। जैसे डिक्शनरी में हम किसी शब्द के अर्थ की या परिभाषा की खोज में जाते हैं, तो गांधी जी ने कहा था कि जीवन में जब भी कोई उलझन होती है, समस्या होती है, तो गीता इज माय स्पिरिचुअल डिक्शनरी। उन्होंने गीता को एक बार माँ भी कहा था। और इसी अभिव्यक्ति के आधार पर विनोबा भावे ने जो प्रवचन दिए गीता पर, उनका टाइटल ही है गीता आई, मदर गीता। आई मराठी में माँ को कहते हैं। तो उन गांधी जी का कथन सुनिए। मैं गीता समेत हर एक धर्म ग्रंथ को अपने विवेक की कसौटी पर आंकता हूं, अपने तर्क बोध से ऊपर किसी धर्म ग्रंथ को नहीं जाने दे सकता। सभी प्रमुख धर्म ग्रंथ ईश्वरीय प्रेरणा से रचे गए, लेकिन वे हम तक पहुंचते हैं दो बार छनकर। ईश्वरीय वाणी हम तक सीधे नहीं, किसी ना किसी अवतार, पैगंबर या मसीहा के शब्दों की छन्नी से छनकर आती। हम तक आने के पहले मुझे गुजरना पड़ता है एक और छन्नी से, और वो छन्नी है विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई व्याख्याओं की। किसी भी धर्म ग्रंथ में कुछ हिस्टोरिक होता है, कुछ एटर्नल होता है। गीता बतौर एक धर्म ग्रंथ के 4000 साल पहले रची गई या बोली गई, 10,000 साल पहले रची गई या बोली गई। बाइबल एक निश्चित समय पर ईसा मसीह के जो उसमें सुसमाचार हैं, गॉस्पेल्स हैं और ईसा मसीह के उपदेश हैं, कुरान, ये सब ईश्वरीय धर्म ग्रंथ हैं गांधी जी के अनुसार। सब प्रेरित धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन सबका एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है, और वो हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट एक छन्नी बनता है, उससे छनकर आप तक चीजें आई। आपका विवेक, और अंत में मित्रों, आपका विवेक केवल उस परंपरा से नहीं बनता जिसमें आप स्थित हैं। आपका विवेक, आप जाने ना जाने, माने ना माने, दुनिया भर की मानवीय उपलब्धियों की परंपरा से मिलकर बनता। आज अगर आप लोकतंत्र को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, तो उसमें केवल वैशाली का योगदान नहीं है, उसमें वेस्टमिंस्टर का भी योगदान। अगर आज आप समता, बंधुता आदि के मूल्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो उसमें केवल बौद्ध धर्म का योगदान नहीं है, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी योगदान। अगर आप मजदूर अधिकारों की चिंता करते हैं, स्त्री अधिकारों की चिंता करते हैं, तो आप कम्युनिस्टों से कितने भी चिढ़ते हों, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया का पहला वीमेंस डे कम्युनिस्टों ने मनाया। तो विविध परंपराओं से, विविध और मोटे तौर पर भी रोजमर्रा के उदाहरणों से भी आप इस बात को समझ सकते हैं। अमेरिका में लोग योग साधना से बहुत सारे उपचार आजकल करने लगे हैं, और जैसी अमेरिकनों की आदत है, उपचारों में तमाशे भी करने लगे। एक्यूपंक्चर हमारे यहाँ बहुत लोकप्रिय है। अब आप ये सिद्ध कर दें कि एक्यूपंक्चर ऋग्वेद में भी मिलता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन हम जानते हैं कि कहां से आए।
दुनिया भर की परंपराओं से मिलकर छनकर आपका विवेक बनता है, और सभ्यताओं में संवाद उस विवेक का आधार भी है, उस विवेक का निर्माण करने वाली प्रक्रिया थी। इसलिए सभ्यताओं में संघर्ष की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए भी हमारा प्रयत्न सभ्यताओं के बीच संवाद की संभावनाएं खोजने का होना चाहिए, संघर्षों को बढ़ाने का नहीं। और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के उत्तराधिकारी होने के नाते वी आर मोस्ट suitable for doing that, because in a sense we have a concrete experience, concrete, जैसे कहें कि हमारे पास उसका एक ठोस आधार है, ठोस प्रमाण है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1941 में एक निबंध लिखा था, सभ्यता का संकट। वो विश्व भारती के फैकल्टी और स्टूडेंट्स को एड्रेस करके लिखा गया निबंध था, और वो एक उनका अंतिम निबंध था। उसके कुछ दिनों बाद उनका निधन हुआ। अब सुनिए, जीवन के प्रथम भाग में मेरा हार्दिक विश्वास था कि हमारी इस दारिद्र लांछित कुटिया में कोई परित्राता जन्म ग्रहण करेगा। ये उम्मीद करता था मैं कि सभ्यता दान यूरोप की आंतरिक संपत्ति है। 1915-16 में टैगोर की शिकायत ये थी कि यूरोप ने हमें नेशनलिज्म दिया, अपना सभ्यता नहीं। यूरोप बड़े प्रचंड समर्थक थे और उन्हें बहुत उम्मीदें थी यूरोपियन सिविलाइजेशन से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। 1941 हिटलर का उदय हो चुका है, दूसरा महायुद्ध आरंभ हो चुका, ये ध्यान रखिए। तब टैगोर ये कह रहे हैं, आज इस जीवन से विदा होने का दिन समीप आ रहा है, मेरे इस विश्वास का दिवाला निकल चुका। आई हैव लॉस्ट ऑल फेथ, ऑल होप ऑन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। लेकिन सिविलाइजेशन मात्र में विश्वास फिर भी बना हुआ है, और वो कहते हैं, आज भी मेरी आशा है कि वो परित्राता पूर्व दिगंत से, यानी पूर्व दिशा से आएगा, सभ्यता की देववाणी साथ लाकर मनुष्य को मनुष्यत्व के चरम आश्वास की वार्ता सुनाएगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, कवि गुरु की इस वाणी को याद करते हुए, कि वो परित्राता जिसकी कल्पना टैगोर यहां कर रहे हैं, वो परित्राता आपकी अपनी रोजमर्रा की सभ्यता और संस्कृति में मौजूद है। सभ्यता के संकट से मुक्त करने वाले जिस मोक्षकर्ता की कल्पना और उम्मीद टैगोर कर रहे हैं, वो आपकी अपनी, जैसे आप मध्यकालीन सभ्यता और संस्कृति कहते हैं, जैसे लाला लाजपत राय ने नई सिविलाइजेशन का उदय कहा, उसमें मौजूद है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद, आपके भाषा और मुहावरे में मौजूद है। और इस तरह हम हिंदुस्तानी होने के नाते इस बात पर सचमुच गर्व कर सकते हैं कि अगर हम अपनी ताकत पहचान लें तो हम सचमुच सभ्यता के संकट, सभ्यता के संघर्ष को सभ्यताओं के संवाद में बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। मुझे लग रहा है आपकी बात, हमें ऐसा लग रहा था कि इसको और सुने, पर आप सबके मन में जो नहीं नहीं, ये मत कहिए, मास्टर लोगों के साथ ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। सॉरी सॉरी। तो मैं आगे, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो इसके लिए मैं हमारे जो मुख्य संचालक हैं रौनक जी, उनको इनवाइट करती हूँ, वो इस सत्र का संचालन करेंगे। क्योंकि बहुत टाइम बाद इतना बैलेंस्ड वक्तव्य सुना, जो एक दूसरे को गलत साबित नहीं कर रहा है, बट एक कॉमन यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। पहले भी आपको बहुत सुना है। पता नहीं ये सवाल है या आंतरिक द्वंद्व है, ये आप पर छोड़ते हैं हम। सवाल ये था कि जैसे हम अभी समुदाय के अंदर काम करते हैं या लोगों से मिलते हैं, तो आपने जो सभ्यता और संस्कृति की बात की, आजकल जो सभ्यता और संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जाता है, चाहे वो भाषा से जोड़ दिया जाए या परंपराओं से जोड़ दिया जाए, इस तरीके से।
तो ये जो संस्कृति है और जो भाषा है, इसका जिम्मा है कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के ऊपर डाला जा रहा है, जिससे घूम के बात करो, ये घुमा फिरा के नहीं, ओके। तो सीधे बात करो, किस समुदाय पर डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है, साफ साफ बात। जैसे मातृभाषा की बात आए, जिसमें मातृभाषा के लिए स्पेसिफिक कम्युनिटी है, जैसे आदिवासी मान लो, या ऐसी समुदाय जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, उन समुदाय को ऐसा कहा जाता है कि आप अपनी मातृभाषा की रक्षा कीजिए और जो भी पढ़ाई है प्राइमरी की, वो पढ़ाई आप अपनी मातृभाषा में कीजिए। लेकिन भाषा है वो आर्थिक समस्या या आर्थिकता से भी जुड़ी हुई है, जिसमें एक तबका है वो दूसरी तरीके की भाषा पढ़ता है, जिससे आर्थिक जो दायरा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो इस समय हम जैसे युवा हैं वो किस तरफ और किस तरीके का नजरिया अपनाएं, वो सवाल। धन्यवाद। देखिए, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। एक बेसिक फ्रेमवर्क, मैंने आज अपने वक्तव्य में आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क दिया है, और जैसा उन हमारी मित्र ने कहा, इस बेसिक फ्रेमवर्क में मेरी कोशिश ये थी कि दोषारोपण के ये गलत है वो गलत है, ठीक है, लेकिन एक संवाद की भूमि खोजने की कोशिश। मैंने हंटिंगटन को भी पूरी तरह डिसमिस नहीं किया, मैंने कहा उनकी बात में दम है। तो एक संवाद की खोज, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है। अब आपके स्पेसिफिक सवाल, ये सवाल भाषा से जुड़े हो सकते हैं, अर्थतंत्र से जुड़े हो सकते हैं, सबसे हो सकते हैं। उसमें आपको अपने तर्क से सूचना हो, तर्क आप खुद दे रहे हैं। भाषा केवल भावुकता का मामला नहीं, भाषा का सीधा संबंध आर्थिक और राजनीतिक ताकत से। अंग्रेजी आज विश्व भाषा है, इसलिए अंग्रेजों का साम्राज्य तो कब का खत्म हो गया, लेकिन सौभाग्य से मुझे दुनिया के कई देशों में जाने का अवसर मिला है। 25-30 साल पहले जिन देशों में अंग्रेजी के प्रति रेजिस्टेंस था, वहां स्वीकृति। मैं 98 में जर्मनी गया था, अंग्रेजी के प्रति कोई उत्सुकता नहीं थी, अगर रेजिस्टेंस थी तो उत्सुकता भी नहीं थी। अभी 2-3 साल पहले गया, हर चौथा पांचवा आदमी अंग्रेजी बोल रहा था। क्यों? क्योंकि जॉब मार्केट में अंग्रेजी जरूर, एज सिंपल एज। इसलिए अगर आपसे ये कहा जाए कि आदिवासी केवल आदिवासी बोलियां और भाषाएं पढ़ें, उसी में सारी पढ़ाई करें, तो आपने सही सवाल पूछा है। ऐसा कहने वालों से आप ये पूछिए फिर उनको रोजगार कौन देगा, सीधा सा। भाषा भावुकता का मामला नहीं है। मैं हिंदी का लेखक हूं, हिंदी का अध्यापक हूं, हिंदी बोलता हूं, हिंदी मेरी माँ बोली है, और मैं उन दुर्लभ लोगों में से हूं जिनकी खड़ी बोली ही माँ बोली। आमतौर से आप घर में कुछ और बोलते हैं, मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं जिसमें घर में भी खड़ी बोली बोली जाती। लेकिन मैं अपनी किताबें अंग्रेजी में भी लिखता हूं, और मुझे इसको लेकर कोई संकोच नहीं। इट्स एज सिंपल एज। भाषा के मामले में भावुकता छोड़ करके थोड़ी व्यवहारिकता पे ध्यान दीजिए। इस तरफ पीछे जाएंगे। हेलो सर, नमस्ते। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि माइक थोड़ा पास कीजिए, मुझे आपकी आवाज। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है जी, थैंक यू सर। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि भारतीय संस्कृति का जो एक कह सकते हैं कि हम परंपरा और बदलाव, ये दो एक पहलू हैं। परंपरा और बदलाव यदि होंगे तो भारतीय मतलब कोई भी कल्चरल चीज है वो चलती है। तो मुझे मुझे ये आपसे प्रश्न करना है कि भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए या इसको आगे चीजें करने के लिए परंपरा और बदलाव में कैसे सामंजस्य बैठाएं? क्या क्या चीजें चेंज करनी है, क्या चीजें लेकर चलनी है, या इनके बीच में क्या सिस्टम्स हो सकते हैं? तो उस पर मेरा ये प्रश्न। इसमें देखो, तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज है। अब जैसे बैठ जाओ, अब जैसे दिल्ली जैसे नगर में, और जगह का मैं नहीं कह सकता, दिल्ली जैसे नगर में प्रदूषण की समस्या विकट है, और इसलिए कोई भी सरकार हो कम से कम औपचारिक रूप से अपील करती है कि दिवाली पर आप ग्रीन दिवाली, आतिशबाजी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे प्रदूषण बढ़ता है। अब कुछ लोगों ने इसको सांस्कृतिक आत्मसम्मान का सवाल बना, वो ट्विटर पर ये गर्व जताते हैं कि हमने 3 बजे तक पटाखे चलाए। एक सज्जन है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो विद्वान माने जाते हैं कुछ हलकों में,
उन्होंने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा कि दिए जलाना और आतिशबाजी चलाना इसलिए जरूरी है कि आपके जो पूर्वज दिवाली मनाने आए होते हैं उन्हें वापस जाने के लिए, रोशनी दिखाने के लिए पटाखे चलाए था। अब मैं ऐसे कार्यक्रमों में जाता नहीं हूं आजकल, और वहां जो बैठे थे वो सब इतने महान थे कि उनमें से किसी ने वो सवाल नहीं पूछा जो मेरे मन में आया कि भाई साहब, पूर्वज लोग बिना पटाखों के चले आते हैं अगर मनाने दिवाली, तो बिना पटाखों के वापस भी चले जाएंगे, या फिर पटाखे जो है वो 7 दिन पहले से शुरू करके 7 दिन बाद तक चलाने चाहिए, क्योंकि इसी पूर्वज का मन 2-4 दिन और रुकने का हो सकता है। तो अपन धक्का तो नहीं दे देंगे ना। भाई मेरे पिताजी मेरे साथ दिवाली मनाने पधारे, अब उनका मन है 7 दिन और रुकने का, मैं कहूँ नहीं अब होगी दिवाली, आप निकलो, तो 7 दिन तक चलाना। ये, टू पुट इट वेरी ब्लंटली, ये शब्द से एक प्रतिक्रियावादी है। प्रतिक्रिया यानी एक समझदारी की बात के विरोध में खाम खां दुराग्रह के कारण की जाए। प्रदूषण हिंदू और मुसलमान का फर्क नहीं करता। प्रदूषण मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादी का फर्क नहीं करता। तो इसीलिए जब आप सभ्यता संस्कृति में क्या रखें क्या छोड़ें, भाई दिवाली मनाइए, दिवाली मनाने के और भी तरीके हो सकते हैं। अब आप मान लीजिए, और ये किसी भी त्योहार के बारे में सच है, दिवाली हो या ईद हो या क्रिसमस हो, कुछ भी, अब आपको क्रिसमस से प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अगर आप सच्चे हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू परंपरा में तरह तरह के भगवानों और देवी देवताओं की स्वीकृति अंतर्निहित है। हम सृष्टि मात्र में दिव्यता देखते हैं और इसलिए स्वीकार करते हैं। अब आप क्या वो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन, बाकी सारे हिंदू त्योहार विक्रमी संवत से होंगे, एक ही त्योहार है जो ईसाई संवत से होगा, और तुलसी पूजन या वॉट एवर, ये चीजें जो हैं, इस तरह के रवैयों से हमें संघर्ष करना चाहिए। ये जो प्यूरिटी का आग्रह है, मैं फिर से कहूं, मैं विदेशों में रहा हूं, अभी पिछले ही दिनों, पिछले साल या उससे पिछले साल दिवाली पर मैं यूएसए में था, और वहां दुकानों को सजाने के मामले में, रोशनियां करने के मामले में केवल हिंदू नहीं, गोरे भी कर रहे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है उत्सव के बहाने खोजता है। बड़े मनहूस लोग हैं जो उत्सव के बहानों को कम कर, अरे भाई हम तो वो समाज है जहां हम रोते भी सुरीले ढंग से हैं, मातम भी सुरीला होता है हमारा। तो हमारे मातम में लोग चुपचाप थोड़ी खड़े हो जाते हैं काला सूट पहन के। आप, मुझे नहीं पता आपका, अब हमारे शहरों की तो बात अलग है, गांव देहात में देखिए जाके कि कैसे माता बहनें क्या मस्त ढंग से मरने वाले की विशेषताएं गिनाती हैं। तो वी आर अ सोसाइटी ऑफ सेलिब्रेशंस यार, लेट अस हैव मोर ऑफ इट। तो संस्कृति और बदलाव, परंपरा और बदलाव, ऐसा कोई भी बदलाव जो समाज के स्वास्थ्य के अनुकूल हो, मानवीय गरिमा के अनुकूल हो, खाम खां का प्रदूषण ना फैलाए। अब आपको भजन करना है, कीर्तन करना है, अजान देनी है, क्रिसमस पे क्या वो कोयर गाने हैं, लेकिन आपको जो है वो 100 वॉल्यूम पर करना है, डेसिबल टेररिज्म क्रिएट करना है, वो तो नहीं करना चाहिए, वो गलत चीज है। कॉमन सेंसिकल बात है, सिंपल। ये बात आप प्लीज बोलो। सर नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि सभ्यताएं जब एक दूसरे से क्लैश करती हैं या संवाद भी करती हैं, तो खतरा उनके होमोजेनस होने का भी होता है। उनके होमोजेनस हो जाने का भी एक, वो भी उसका एक परिणाम है। तो ये कहाँ तक आगे जाता है और इसके क्या असर देखने को मिल सकते हैं? नहीं, उसको खतरा क्यों कहा आपने होमोजेनस होने? खतरा क्या है उसको? मतलब कई लोग ये भी कहते हैं कि हम बहुत जल्दी अपने पुरानी कल्चरल रूट्स खो भी देते हैं होमोजेनस होने के नाम पर। जो कल्चरल रूट्स, यही प्रिसाइसली दैट इज द पॉइंट। अच्छा सवाल है आपका। आपकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस स्वस्थ नहीं है उनको छोड़ देने में क्या अर्थ, और जो स्वस्थ प्रैक्टिसेस हैं उनको बनाए रखने में औद्योगिक सभ्यता आपको कहां रोक? आप अगर गणेश पूजन करना चाहते हैं, आप ईद मनाना चाहते हैं, आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं, आप ईस्टर मनाना चाहते हैं, औद्योगिकरण कहां रोकता है?
लेकिन क्या औद्योगिकरण होमोजेनिटी इम्पोज भी कर रहा है किसी सभ्यता के ऊपर? इम्पोज कर रहा है तो उस इम्पोजिशन के विरुद्ध सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन उस इम्पोजिशन को दूर करने का मतलब यह नहीं है कि आप आइडेंटिटी एसर्शन इस हद तक पहुंचा दें जिसके उदाहरण मैंने आपको दिए। वो ठीक नहीं है। मुझे हिजाब से कोई ऐतराज नहीं, एब्सोल्युटली ना। लेकिन एक तरफ आप हिजाब को अपनी पहचान बना लें, दूसरी ओर आप हिजाब को ऐसा इशू बना दें कि बच्चियां स्कूल भले ही ना जाएं लेकिन हिजाब नहीं पहनेंगी। दिस हिजाब सेंट्रिक डिस्कोर्स इज अ प्रॉब्लम। हिजाब इज नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट माय पॉइंट? हिजाब इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। हिजाब सेंट्रिसिटी इज अ प्रॉब्लम। तो ऐसी स्थितियां जब उत्पन्न होती हैं तो वो एसिमिलेशन, देखिए यूएस में क्या प्रॉब्लम है। यूएस में प्रॉब्लम यह है कि उन्हें केवल दो चीजें मालूम, एक एसिमिलेशन और एक मल्टीकल्चरलिज्म। वहां जो राइट विंगर है हंटिंगटन जैसे, वो एसिमिलेशन की बात करते हैं कि आप सब भूल जाइए, आप केवल अमेरिकन है इतना याद रखिए। जो मल्टीकल्चरलिस्ट हैं वो कहते हैं कि आप ये भी याद रखिए कि आप क्या हैं और साथ साथ हो सके तो अमेरिकन भी हो जाइए। ये प्रॉब्लमेटिक, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्सल की शरण में जाना पड़ेगा। आप अपनी कल्चर याद रखिए उस हद तक जहां तक कि वो यूनिवर्सल को वायलेट ना कर। एज सिंपल। कल्चर हिस्ट्री स्पेसिफिक। हम सबकी ट्रेडिशन में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उस जमाने में लोगों को बड़ी सही लगती थी, सहज लगती थी। आज से 200 साल पहले अगर ये सभा हो रही होती तो क्या हॉल में इतनी लड़कियां और स्त्रियां बैठी हो सकती? हवेलियों की तो छोड़िए, मेरा तो जन्म एक साधारण व्यापारी परिवार में हुआ था। मैं सुबैया जय को बता रहा था, सीढ़ी एक थी, उसके दरवाजे दो खुलते थे, एक जनाने में और एक मर्दाने। तो माँ की जो सहेलियां आती थी वो इस दरवाजे से जाती थी, हमारे दोस्त जो आते थे वो इस दरवाजे से आते। क्या आज कहीं देखते हैं ऐसा? एंड इट्स अ गुड चेंज, इट्स नॉट अ बैड चेंज, चाहे वो मजबूरी में आया हो। दिल्ली में अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो एक दरवाजा हो, वही भगवान की कृपा है, दूसरा कहां से बनाएंगे? तो दीज काइंड ऑफ चेंजेज आर वेलकम, दे मस्ट बी वेलकम। इस तरफ है आप इनको दीजिए, बहुत देर से वो सर हाथ उठा। वर्षा लास्ट में, इसके बाद अरे बहुत देर से हाथ उठा रहे। आपके इस कन्वर्सेशन से जो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, वो जो सीखा अभी पिछले 1.5 घंटे में कि संवाद शक्ति, आपने सभ्यता के बारे में बताया, लेकिन इसको जो हमने एक्सटेंड किया है अभी, मैंने पर्टिकुलरली किया है कि संवाद शक्ति स्पाउसेस के बीच में, संवाद शक्ति माँ पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, संवाद शक्ति दो कॉलीग्स के ऑफिस के बीच में, और संवाद शक्ति एक छात्र और अध्यापक के बीच में। करेक्ट? और इसके पीछे कि यू कैन होल्ड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई एम फाइन विद दैट। करेक्ट? ये चीज हम जो हिडन चीज है जो आपने हमको एक बहुत गिफ्ट दे दी है, तो बहुत बहुत इसका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। वर्षा वर्षा नमस्ते सर, जी, मेरा नमस्ते। नाम वर्षा है और मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो वॉर हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का पार्ट है, और साथ ही पॉलिटिकल और अदर थिंग का पार्ट होगा, पर इसका परसेंटेज कितना है आप मेरे को ट्रम्प साहब चाहते हैं कि वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन मान लिया जाए। सौभाग्य से यूरोप के बहुत सारे नेता मानने को तैयार नहीं। इटली की जो नेता है मेलोनी, वो दूर दूर तक लिबरल नहीं है, वो राइट विंगर मानी जाती है। जब मेलोनी प्रधानमंत्री बनी थी इटली की तो दुनिया भर के लिबरल परेशान हुए थे कि देवी जी कैसे प्रधानमंत्री बने। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है वो भी कोई बड़े भारी लेफ्ट विंगर या लिबरल नहीं है। स्पेन इसका जरूर सोचते हैं, स्पेन वाले, लेकिन स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, सब ने मना कर दिया ट्रम्प साहब से कि भाई साहब ये ईस्ट वर्सेस वेस्ट का मामला नहीं है, इस्लाम वर्सेस वेस्ट का मामला नहीं है, यूएस वर्सेस ईरान का मामला है, हम इसमें आपके साथ नहीं। बल्कि जिन देशों ने वर्षों से फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी थी उन्होंने मान्यता दे दी। स्पेन ने अभी मान्यता दी है फिलिस्तीन। इटली ने कहा कि लेबनान और वहां गाजा में जो हो रहा है वो निंदनीय है।
तो ट्रंप चाहते हैं कि इसको सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट मान लिया जाए। मुझे विश्वास नहीं कि हंटिंगटन साहब को पढ़ा होगा ट्रंप ने, लेकिन वो हैं उसी लाइन पर। लेकिन सौभाग्य से न केवल यूरोप के जनमानस में बल्कि यूरोप के कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में भी इस वॉर को क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के रूप में नहीं देखा जा रहा। इसलिए मुझे और भी दुख होता है जब हमारे यहाँ नेशनल टेलीविजन पर एक कमेंटेटर महोदय ये कहते हैं कि इजराइल हमारा भाई है और मैं चाहता हूं कि वो लेबनान और गाजा पर और बम गिराए। इन्हें ऐसे कहते हैं मोर लॉयल देन द किंग। ये चिंता की बात है। सौभाग्य से यूरोप इसको एक सिविलाइजेशनल क्लैश के रूप में नहीं देखा, और यह भी नहीं। लास्ट क्वेश्चन, फिर हमें एंड। नमस्ते सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि समाज में पाप अपराध बहुत बढ़ रहा है जिसे, तो अगर एक आस्तिक इंसान अगर पाप करता है तो वो जितना होता है पाप अपराध करने से बचेगा क्योंकि उसे उसके ईश्वर का थोड़ा डर है। लेकिन नास्तिक इंसान को ईश्वर का कोई डर नहीं है। वो अगर कोई पाप करता है, अपराध करता है, तो वो पुलिस या जुडिशरी से साम दाम दंड भेद किसी भी टेक्निक से बच निकलता है। तो आपको नहीं लगता है नास्तिकता बढ़ने से समाज में पाप अपराध और बढ़ता जाएगा? ट्रंप आस्तिक है या नास्तिक? मैं सर नास्तिक हूँ। आपकी बात नहीं कर। जी सर। ट्रंप नास्तिक है या आस्तिक? ट्रम्प का मुझे नहीं आइडिया सर। आस्तिक है ओब्वियसली, पॉलिटिशियन है तो। हिटलर नास्तिक थे या आस्तिक थे? हिटलर सर आस्तिक था। आपके सवाल का जवाब हाँ मिल गया। हाँ, आस्तिकों ने बहुत पाप किया है लेकिन सर ओके ओके, ऐसा है। आस्तिक तो है ही पाप। सुनिए सुनिए, मेरी एक किताब आई है अभी, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। यहाँ शायद है भी और वरना अमेजन पर उपलब्ध है। अच्छा हुआ ये सवाल आपने पूछा, इस बहाने मुझे एक बहुत रोचक बात करने का अवसर मिल गया। उस किताब में एक चैप्टर है गांधी गोरा संवाद। जी। गोपू रामचंद्र राव एक कार्यकर्ता थे, तेलुगु थे, गांधी जी के परम भक्त। भक्त यानी आजकल जैसे होते हैं वैसे नहीं, वो गांधी जी के अनुयायी या समर्थक, लेकिन पक्के नास्तिक। ईश्वर में कोई विश्वास उनका नहीं। गांधी जी के बारे में हम सब जानते हैं कि ईश्वर में विश्वास था। तो उन्होंने गांधी जी को सन 30 में चिट्ठी लिखी कि बापू, मैं आपके कामों का साथ देता हूं, अपने गांव में छुआछूत के विरुद्ध काम करता हूं, खादी के लिए काम करता हूं, वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ईश्वर को नहीं मानता और इस पर आपसे बात करना चाहता हूं। गांधी जी ने बहुत ही रूखा उत्तर एक वाक्य का दिया, गॉड इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। कोई दिलचस्पी नहीं थी उनकी बात। कुछ वर्ष बाद फिर गोरा ने उनको पत्र लिखा। इस बार उत्तर थोड़ा ज्यादा था लेकिन बहुत और भी ज्यादा कड़वा तीखा था। कुल मिलाकर के उसका अगर अपन सीधी भाषा में अनुवाद करें तो ये था कि मुझे आपके साथ बात करके अपना वक्त बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी। गांधी जी ने उनसे ब्लंटली कह दिया। लेकिन फिर उन्हें गोरा के कामों के बारे में मालूम, तो गांधी जी ने खुद गोरा को बुलाया, गोपू रामचंद्र राव, और फिर उनके बीच संवाद चला। टुकड़े टुकड़ों में कई महीनों तक चला और फिर यह तय हुआ कि फरवरी में गांधी जी अपना दिल्ली का काम थोड़ा करके वर्धा पहुंचेंगे और उन्होंने गोरा से कहा कि उसके बाद हर हफ्ते 1 घंटा हम लोग इसी पर बात करेंगे आपसे। 30 जनवरी 1948 को जो हुआ उसके बाद ये सब बात जाहिर है खत्म हो गई। 1-1.5 साल बाद गोरा ने वो पुस्तक छपवाई, एन एथेइस्ट एंड गांधी। उस किताब के आधार पर मैंने इस किताब में एक चैप्टर लिखा है। उस संवाद का जो अंत हुआ है ना, वो अद्भुत है। मैं वैसे ही सुना देता हूं आपको। गोरा बहुत सारे तर्क देते हैं और जो तर्क आप आस्तिकता के पक्ष में दे रहे हैं, गोरा वो तर्क नास्तिकता के पक्ष में दे। गोरा कहते हैं कि जो नास्तिक व्यक्ति है उसको ईश्वर से छूट पाने की कोई उम्मीद नहीं। उसे खुद अपने आप में तय करना है कि जो वो कर रहा है वो शुभ है या अशुभ है, पाप है या पुण्य। वो कहीं नहीं जा सकता छूट पाने। और इसलिए आस्तिक होना बहुत गड़बड़ चीज है। इससे मॉरल इररिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। और गांधी जी अपनी बात कहते थे, उन दोनों में बहस चलती रहती थी। गांधी जी ने अंत में कहा कि हो सकता है कल को तुम मेरी बात से सहमत हो सकता है कल को मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। ये विवेचन चलता रहेगा, लेकिन असली चीज है वो काम जो हमें करना है वो हम मिलकर कर सकते। और मैं निजी अनुभव से आपसे कहता हूं जी, ईश्वर में विश्वास को लेकर मेरी धारणा बड़ी अजीब है और जटिल है। वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा इतनी आसानी से। खैर बता भी सकते हैं लेकिन छोड़िए। आपने जो प्रश्न किया उसके उत्तर में मैं ये कहना चाहता हूं, और वो किताब में भी मैंने लिखा है
मेरे 3 बहुत ही निकट मित्र हैं, नाम नहीं बताऊंगा उनकी प्राइवेसी की रक्षा के लिए, जो बिना किसी हिचक के, बिना किसी हीले हवाले के नास्तिक, जो ईश्वर में किसी तरह का विश्वास नहीं करते। और सच मानिएगा, इन 3 लोगों से अधिक नैतिक व्यक्ति मैंने जीवन में दूसरे नहीं देखे। उनका एक एक कर्म नैतिक होता है, वो किसी को दुख नहीं पहुंचाते, कोई बेईमानी नहीं करते, दिए गए वचन को लिटरली असुविधाएं, भयानक असुविधाएं झेल कर निभाते हैं, किसी का जाति, जेंडर, रेस के कारण अपमान नहीं करते। दे आर मॉडल ह्यूमन बीइंग्स, आई कैन इवन से दैट। और वो तीनों के तीनों नास्तिक। तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता। और दूसरी ओर मैंने ऐसे ऐसे आस्तिक देखे हैं, प्रसिद्ध लोगों के तो मैंने नाम ले दिया आपके सामने। भारत में प्रसिद्ध किसी व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि मैं भी संकट में पड़ जाऊंगा, आयोजक भी पड़ जाएंगे, वरना भगवान के नाम समझ पे गए, यहाँ लेकिन क्या- अब भगवान के नाम पर यहाँ क्या क्या हो रहा है, इसको अपन जानते हैं। तो इसलिए वो सब छोड़िए, आस्तिकता और नैतिकता का कोई ऐसा अनिवार्य संबंध नहीं। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।